ये कथा उस युग की है जब उज्जैन नामक समृद्ध राज्य में एक प्रसिद्ध रत्न व्यवसायी सुंदरलाल अपना कारोबार संचालित करता था। उसके 3 पुत्र थे, चेतन, रत्न और रोहन। जीवन की संध्या बेला में उसने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, मैंने अथक परिश्रम कर अपने व्यापार को शिखर तक पहुंचाया और इसमें अपार सफलता प्राप्त की। अब मेरी अर्जित संपदा में तुम तीनों का समान अधिकार है, किंतु मैंने व्यापार के विस्तार हेतु 3 अनमोल हीरे भी संग्रहित किए हैं, जिनकी मूल्यवानता हमारी समस्त संपत्ति से कहीं अधिक है। एक ओर हमारी सारी चल अचल संपत्ति है और दूसरी ओर ये 3 दिव्य रत्न। तुम तीनों को एक एक हीरा अपनी देखरेख में रखना चाहिए। चेतन ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, परंतु पिताजी, वे अद्वितीय हीरे कहाँ सुरक्षित है? सुंदरलाल ने उत्तर दिया, वे गुप्त अलमारी के अंदर एक सुरक्षित डिब्बे में रखे हैं। बेटा, इन रत्नों का उपयोग केवल आपातकाल में ही करना, अन्यथा उन्हें भूलकर सामान्य जीवन जीना। लोभ और लालच तुम्हारे कदम डगमगाने न दे, यही मेरी अंतिम सीख है। इतना कहने के पश्चात ही सुंदरलाल ने संसार से विदा ले ली। उनके निधन के उपरांत तीनों पुत्रों ने एकजुट होकर उनका अंतिम संस्कार किया और विधिपूर्वक क्रियाकर्म संपन्न किया। कुछ समय पश्चात तीनों भाई परस्पर संवाद कर रहे थे। रतन ने कहा, मुझे प्रतीत होता है कि हमें पिता के व्यवसाय को एकजुट रहकर आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने उन तीनों हीरों को उसी अलमारी में सुरक्षित रख दिया है। यदि भविष्य में कोई विकट परिस्थिति आएगी तो हम उनका उपयोग करेंगे। क्या तुम दोनों को इसमें कोई आपत्ति है? दोनों भाइयों ने सहमति जताई। नहीं भैया, हमें कोई असहमति नहीं है। अब आप ही घर के सबसे वरिष्ठ हैं और आपका निर्णय ही उचित होगा। तीनों ने मिलकर व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और परस्पर सौहार्दपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। किंतु एक दिन चेतन चिंताग्रस्त अवस्था में घर लौटा। उसे व्याकुल देखकर रतन ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? चेतन ने विषादपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, हमारे व्यापार के लिए माल ले जाने वाला जहाज समुद्री तूफान में समाहित हो गया। इस विपदा के कारण हमें भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। यदि हमें पुनः कच्चा माल खरीदना है तो बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। रतन ने आत्मविश्वास से कहा, भैया, व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं। यही वह क्षण है जिसके लिए हमारे पास वे बेशकीमती हीरे सुरक्षित हैं। हम उन्हें अपने निवेश के रूप में उपयोग करेंगे। रोहन भी सहमत होते हुए बोला, हाँ भैया, यही उचित रहेगा। जब हमारे पास इतना बड़ा सहारा है तो भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार तीनों भाइयों ने इस संकट के समय अपनी धैर्य और समझदारी का परिचय दिया तथा अपने पिता की दी हुई अमूल्य सीख को सार्थक किया। चेतन ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, तुम दोनों सही कह रहे हो, ठहरो, मैं अभी उन हीरों को ले आता हूं। उसने तत्परता से अलमारी खोली और वह संदूक निकाला जिसमें वे तीनों बेशकीमती रत्न सुरक्षित रखे गए थे। लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। संदूक में मात्र 2 हीरे थे। यह देख तीनों भाई हतप्रभ रह गए। चेतन ने स्तब्ध स्वर में कहा, हम तीनों के अतिरिक्त और किसी को भी इन हीरों के अस्तित्व की जानकारी नहीं थी। फिर यह तीसरा हीरा कहाँ गया? रोहन ने चिंतित होकर पूछा। भैया, क्या आप हम पर संदेह कर रहे हैं? चेतन ने शीघ्रता से उत्तर दिया, नहीं, पर यह समझ नहीं आ रहा कि हमसे चूक कहाँ हुई। यह तो स्पष्ट है कि चोर हम तीनों में से कोई एक है, लेकिन हम बिना प्रमाण किसी को दोष नहीं दे सकते। रतन ने प्रश्न किया, तो फिर क्या किया जाए भैया? चेतन कुछ क्षण विचार मग्न रहा और फिर बोला, मेरे पास एक उपाय है। हो सकता है कि जिसने भी वह हीरा लिया है वह अभी स्वीकार न करे, इसलिए हम एक अवसर प्रदान करेंगे। आज रात जो भी व्यक्ति दोषी है उसे चाहिए कि वह हीरा चुपचाप इस संदूक में वापस रख दे। हम सुबह इसे पुनः खोल कर देखेंगे। रोहन ने हामी भरते हुए कहा, यह उचित रहेगा, लेकिन यदि हीरा नहीं लौटा तब क्या होगा? रतन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ऐसी स्थिति में हम राजा उग्रसेन के समक्ष अपनी समस्या रखेंगे। चेतन ने निर्णय की मुहर लगाते हुए कहा, ठीक है, हम सुबह तक प्रतीक्षा करेंगे। यदि हीरा नहीं मिला तो फिर हम राज दरबार में न्याय की गुहार लगाएंगे। अब तुम दोनों जाकर विश्राम करो। तीनों भाइयों ने उम्मीद के साथ रात बिताई
कि अगली सुबह जब संदूक खुलेगा तो खोया हुआ हीरा उसमें पुनः मिल जाएगा। अगले दिन चेतन ने अधीरता से संदूक खोला, लेकिन उसकी आशा चकनाचूर हो गई। संदूक में अब भी केवल 2 हीरे थे। वह गहरी सांस भरते हुए बोला, इसका अर्थ ये हुआ कि अपराधी अपनी गलती स्वीकार करने से डर रहा है। रतन ने दृढ़ स्वर में कहा, अब हमारे पास राजा के पास जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। तीनों भाइयों के मन में संदेह का बीज अंकुरित हो चुका था, परंतु उन्होंने एक दूसरे पर सीधे आरोप लगाने से बचते हुए राजा उग्रसेन के दरबार की ओर प्रस्थान किया। राज दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए उन्होंने राजा के समक्ष अपनी समस्या रखी। राजा उग्रसेन ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी स्थिति को समझ सकता हूं। तुम तीनों सगे भाई हो और तुम्हारे अतिरिक्त इस घर में कोई और नहीं रहता। यह एक जटिल परिस्थिति है। मुझे इस रहस्य की गहराई तक जाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जैसे ही दोषी का पता चलेगा मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। तब तक धैर्य रखो। चेतन ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, हम आपके निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। तीनों भाई दरबार से बाहर निकले। उनके मन में अब भी यह प्रश्न कौंध रहा था, वह तीसरा हीरा गया तो गया कहां? राजा के प्रधानमंत्री ने इस घोर समस्या का हल निकालने के लिए अपनी बुद्धि को केंद्रित किया। गहरे विचारों में लीन होकर उन्होंने राजा उग्रसेन से कहा, महाराज, निःसंदेह आपके मन में यह प्रश्न कौंध रहा होगा कि इन तीनों भाइयों में से दोषी कौन हो सकता है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, सच कहूं तो वे तीनों ही मुझे निष्कलंक प्रतीत होते हैं। आखिरकार यह रहस्य गहराता ही जा रहा है। क्या उनके घर में किसी बाहरी व्यक्ति ने प्रवेश किया होगा या फिर मामला कुछ और ही है? तुम्हारी क्या राय है मंत्री जी? मंत्री ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, यदि आप मुझे उन तीनों भाइयों के घर जाने की अनुमति दें तो मैं स्थिति का अवलोकन कर सकता हूं और वास्तविकता का पता लगा सकता हूं। बिना घटनास्थल पर जाए इस समस्या की तह तक पहुंचना कठिन होगा। राजा उग्रसेन ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, अवश्य, तुम वहां जाओ। मुझे भी शीघ्रातिशीघ्र इस गुत्थी को सुलझाना है। तुम्हारा निरीक्षण इस मामले में सहायक सिद्ध होगा। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं तत्काल प्रस्थान करता हूं। मंत्री तीनों भाइयों के निवास पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंत्री जी को अपने द्वार पर खड़ा देखा, तीनों भाई चौंक उठे। उनके भीतर हलचल मच गई, परंतु चेहरे पर उन्होंने सहजता बनाए रखी और आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। कुछ औपचारिक वार्तालाप के बाद सबसे बड़े भाई चेतन ने संयत स्वर में पूछा, मंत्री जी, आपके अचानक यहां आगमन का क्या कारण है? मंत्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज के आदेशानुसार मैं इस विषय की जांच के लिए यहां आया हूं, किंतु फिलहाल मुझे अत्यधिक भूख लगी है। क्या आप मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं? रतन ने शीघ्रता से उत्तर दिया, निश्चित रूप से मंत्री जी, कृपया विश्राम करें, हम तुरंत भोजन तैयार करवाते हैं। जल्द ही स्वादिष्ट और सुगंधित व्यंजनों से सुसज्जित थाली मंत्री जी के समक्ष परोसी गई। उन्होंने तृप्ति के साथ भोजन किया और संतोषपूर्वक मुस्कुराए। तीनों भाई अत्यधिक उत्सुक थे कि भोजन के उपरांत मंत्री क्या कहने वाले हैं। वे बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे। मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, रुचिकर भोजन के लिए धन्यवाद, परंतु इससे पहले कि मैं जांच आरंभ करूं, मैं आप लोगों को एक कथा सुनाना चाहता हूं। ध्यानपूर्वक सुनिए। मंत्री के इस अप्रत्याशित कथन से तीनों भाई आश्चर्यचकित रह गए। वे यह समझने में असमर्थ थे कि समस्या की जांच के स्थान पर मंत्री उन्हें कहानी क्यों सुनाने जा रहे हैं, किंतु जिज्ञासा के वशीभूत वे चुपचाप उनकी बात सुनने लगे। मंत्री ने रहस्यमयी स्वर में कथा का आरंभ किया। बहुत समय पहले की बात है। श्रीधर नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम नैनिका था। वह परम सुंदरी और विदुषी थी। उसकी शिक्षा गुरु विश्वामित्री के आश्रम में हो रही थी। जब वह विवाह योग्य आयु को प्राप्त हुई तो उसके पिता ने उसे आश्रम भेजना बंद कर दिया। तीनों भाई मंत्रमुग्ध होकर कथा सुनने लगे। यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस कहानी का उनके खोए हुए हीरे से क्या संबंध हो सकता है। एक दिन जब नैनिका के विवाह की बात पक्की हो गई तो वह अपने पूज्य गुरु से मिलने उनके आश्रम पहुंची। चरण स्पर्श करते हुए उसने आदरपूर्वक कहा, गुरुवर,
आपने वर्षों तक मुझे शिक्षा प्रदान की, जिससे मेरा जीवन आलोकित हुआ। मैं आपके उपकारों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इस संदूक में कुछ वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण है। कृपया इन्हें गुरु दक्षिणा स्वरूप स्वीकार करें और मुझे भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुदेव ने उसकी बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, नैनिका, मैं यह उपहार स्वीकार नहीं कर सकता, किंतु यदि तुम सच में कुछ देना चाहती हो तो मेरी एक अभिलाषा पूर्ण करनी होगी। नैनिका चकित होकर बोली, गुरुदेव, शिष्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने गुरु की हर इच्छा पूर्ण करे। कृपया कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। गुरुदेव ने एक गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे विवाह के उपरांत उसी रात जब तुम स्वर्णाभूषणों से अलंकृत होगी तो एकांत में मेरे आश्रम आना होगा। क्या तुम यह कर सकती हो? नैनिका इस असामान्य आग्रह को सुनकर स्तब्ध रह गई। मन में अनेक विचार उमड़ने लगे, किंतु उसने पहले ही वचन दिया था, इसलिए कुछ क्षणों के मौन के पश्चात उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, गुरुवर, आपकी यह इच्छा मेरे लिए अचंभित करने वाली अवश्य है, किंतु मैंने प्रण लिया है कि मैं अपने गुरु को निराश नहीं करूंगी। जो आदेश आपने दिया है मैं उसे पूरा करूंगी। अब कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। गुरुदेव ने सिर हिलाया और बोले, जाओ नैनिका, समय आने पर तुम्हारी परीक्षा होगी। कुछ ही महीनों में नैनिका का विवाह नालंदा के प्रतापी सम्राट राजा विजय से हो गया। विवाह की प्रथम रात्रि जब सारा राजमहल उत्सव की आभा में सराबोर था, नैनिका ने अपने पति से कहा, स्वामी, मेरे पूज्य गुरु की एक अनोखी इच्छा है जिसका पालन करना मैंने सुनिश्चित किया है। राजा विजय ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, कौन सी इच्छा नैनिका? नैनिका ने गुरु की बात बताते हुए कहा, गुरुजी ने आदेश दिया है कि मैं आज रात्रि को अपने समस्त आभूषण धारण कर एकांत में उनके आश्रम जाऊं। राजा विजय कुछ क्षण मौन रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, गुरुजन भगवान के तुल्य होते हैं। उनकी इस इच्छा के पीछे कोई न कोई गूढ़ कारण अवश्य होगा। मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। तुम निसंकोच जाओ और अपने वचन का पालन करो। नैनिका ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया, आप जैसे सद्गुणी पति को पाकर मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आप मेरी प्रतिज्ञा में मेरा साथ दे रहे हैं। अब मैं अपने गुरु के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्रस्थान करती हूँ। नैनिका ने स्वर्ण आभूषणों से स्वयं को सुसज्जित किया और अपने पति की अनुमति लेकर गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ी। घने जंगलों और सन्नाटे से घिरी पगडंडियों पर बढ़ते हुए उसका हृदय धड़क रहा था। अचानक एक कुटिल हंसी ने सन्नाटे को भंग किया। अंधकार में से एक परछाई उभरी। वह एक खूंखार लुटेरा था। उसने नैनिका की ओर देखा और कटाक्ष भरे स्वर में बोला, अरे वाह, इतनी रात को आभूषणों से लदी एक स्त्री। लगता है आज मेरी किस्मत चमक उठी है। बताओ, कौन हो तुम और इस घने जंगल में अकेली कहां जा रही हो? नैनिका भयभीत नहीं हुई। उसने साहस के साथ उत्तर दिया, मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करने जा रही हूं। तुम जो भी हो, मुझे मेरे मार्ग से मत रोको। लुटेरा ठहाका मारकर हंसा और व्यंग्य से बोला, बहादुरी तो कमाल की है तुम्हारी, पर यह मत भूलो कि मैं एक कुख्यात डाकू हूं। अगर तुमने अपने आभूषण स्वयं मेरे हवाले नहीं किए तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। नैनिका ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपने आभूषण सौंप दूंगी, किंतु एक शर्त है। पहले मुझे अपने गुरु के आश्रम तक जाने दो और उनकी इच्छा पूर्ण करने दो। उसके पश्चात तुम जो चाहो कर सकते हो। लुटेरे ने अचंभित होकर पूछा, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? तुम्हें भय नहीं लग रहा? नैनिका ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मेरा वचन मेरी सांसों से अधिक मूल्यवान है। यदि तुम्हें मेरे आभूषण चाहिए तो प्रतीक्षा करो। डाकू नैनिका की अडिगता से चकित रह गया। उसके हृदय में प्रश्न उठने लगे, क्या यह स्त्री केवल सामान्य मनुष्य है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? नैनिका ने निर्भीकता से डाकू को समस्त घटनाक्रम कह सुनाया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, मुझे जाने दो ताकि मैं अपने गुरु के समक्ष उपस्थित होकर अपना वचन पूरा कर सकूं। डाकू, जो अब तक केवल भय और लूटपाट की भाषा समझता था, उस युवती की निडरता और निष्कपटता देख विस्मित रह गया। उसकी आंखों में कौतूहल झलक उठा। कुछ पल गंभीरता से उसे निहारने के पश्चात वह ठहाका मारकर हंसा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, अजीब लड़की हो तुम। मैं न तो सहज ही किसी की बात पर भरोसा करता हूं और न ही किसी को जीवित छोड़ता हूं, किंतु तुम्हारी निश्चलता और धैर्य देखकर
एक बार तुम्हें जाने की अनुमति देता हो, पर यह मत भूलना, यदि तुम लौट कर ना आई तो मैं तुम्हारे गुरु के प्राण ले लूंगा। नैनिका ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और अटल स्वर में कहा, मैं अपने वचन से नहीं डगमगाऊंगी, मैं अवश्य लौटूंगी, तुम यहीं प्रतीक्षा करना। नैनिका अपने गुरु के आश्रम पहुंची। उसे अपने समक्ष देख गुरु के अधरों पर संतोष की स्मृति तैर उठी। गुरु ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, अत्युत्तम नैनिका, तुम्हारी दृढ़ता और सत्यनिष्ठा ने यह सिद्ध कर दिया कि वर्षों की मेरी दी गई शिक्षा तुम्हारे भीतर पूर्णतः समाहित हो चुकी है। तुम्हारी परीक्षा केवल तुम्हारी निष्ठा मापने के लिए थी और तुम उसमें उत्तीर्ण हुई। यह जानकर भी कि रात्रि के अंधकार में यात्रा करना संकटपूर्ण है, तुम अपने वचन को निभाने के लिए निडर होकर आगे बढ़ी। तुम्हारी निर्भीकता और निश्चय बल अद्वितीय है। नैनिका ने गुरु के चरणों में श्रद्धा से सिर झुकाया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। गुरु से विदा लेकर नैनिका पुनः उसी पथ पर लौटी जहां वह डाकू उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसने देखा कि वह सचमुच लौट आई है तो उसका मन क्षण भर के लिए अवाक रह गया। तुम लौट आई? डाकू के स्वर में अविश्वास और आश्चर्य मिश्रित था। नैनिका ने शांति से कहा, मैं अपने वचन के अनुसार आई हूं, अब ये सभी आभूषण तुम्हारे हैं। उसका यह निश्चल समर्पण डाकू के हृदय पर वज्र प्रहार के समान पड़ा। उसकी आंखों में एक अलग सी ज्वाला दहक उठी। ये पश्चाताप की थी। उसने गहरी सांस ली और रुंधे गले से कहा, मैंने जीवन में केवल छल, भय और लूट ही देखी है, किंतु तुम्हारी सच्चाई ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया है। तुम मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती हो। तुम्हारी निष्ठा और साहस ने मुझे मेरे दुष्कर्मों का भान करा दिया। मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं कभी किसी को नहीं लूटूंगा। डाकू ने अपनी कटार मिट्टी में गाड़ दी और अपने कृत्यों से तौबा कर ली। नैनिका महल वापस लौटी और अपने पति को सारी घटना कह सुनाई। कैसे गुरु ने उसकी परीक्षा ली और कैसे एक डाकू का हृदय परिवर्तन हुआ। राजा विजय ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और साहस ने केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि एक अपराधी को भी सही मार्ग दिखा दिया। ये केवल गुरु की शिक्षा का प्रभाव ही नहीं, तुम्हारे अपने चरित्र की शक्ति भी है। समय बीतता गया और नैनिका ने अपने जीवन को ज्ञान, सत्य और साहस के प्रकाश से प्रकाशित किया। मंत्री ने तीनों राजकुमारों को देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब यह कथा समाप्त होती है। इसमें कई महान पात्र थे, गुरु, नैनिका, राजा विजय और यहां तक कि वह डाकू जिसने अंततः अपने कुकृत्यों से मुक्ति पाली। किंतु मैं तुमसे पूछता हूं, इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन था? सभा में गंभीरता छा गई थी। सबसे पहले बड़े भाई चेतन ने अपनी बात रखी। मेरी दृष्टि में राजा विजय सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को पूर्ण स्वतंत्रता दी कि वह अपने गुरु से मिल सके। एक सच्चे शासक और स्नेही पति के रूप में उन्होंने श्रेष्ठ आचरण किया। मंत्री मुस्कुराए और फिर दूसरे भाई रतन की ओर मुखातिब हुए। तो रतन, तुम्हारी क्या राय है? रतन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मेरे विचार में गुरु ही श्रेष्ठतम है। उन्होंने अपने शिष्य को सांसारिक मोह माया से परे रखने के लिए राजकुमारी द्वारा दिए गए सारे बहुमूल्य उपहार अस्वीकार कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी निष्ठा और ज्ञान की परीक्षा भी ली। यह उन्हें सबसे महान बनाता है। अब मंत्री ने तीसरे भाई रोहन की ओर देखा और प्रश्न किया, और तुम्हारी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कौन है? रोहन ने बिना किसी संकोच के कहा, मुझे लगता है कि चोर सबसे अच्छा था। उसने न केवल राजकुमारी को जाने दिया बल्कि पश्चाताप भी किया। ये उसे सबसे अधिक सराहनीय बनाता है। मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, तो आप तीनों में से किसी को भी नैनिका श्रेष्ठ नहीं लगी? वही नारी जिसने अपनी सद्बुद्धि से अपने पति, गुरु और चोर तीनों को प्रभावित किया और परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लिया। खैर, अब मुझे यहां अधिक ठहरने की आवश्यकता नहीं। ये कहकर मंत्री उठे ही थे कि बड़े भाई चेतन चकित स्वर में बोले, लेकिन मंत्री जी, आप तो यहाँ हीरों के चोर का पता लगाने आए थे, फिर यह कहानी सुनाकर क्यों जा रही है? मंत्री ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मैं इसी कार्य के लिए आया था, किंतु निर्णय राज दरबार में सुनाया जाएगा। ये कहकर वे वहां से चले गए। तीनों भाई स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे कि मंत्री ने चोर को किस प्रकार पहचान लिया होगा। अगली सुबह मंत्री राजा के समक्ष उपस्थित हुए और दृढ़ स्वर में बोले, महाराज,
मुझे ज्ञात हो गया है कि असली चोर कौन है। राजा की आंखों में कौतूहल चमका। बहुत अच्छा मंत्री जी, तो बताइए वह कौन है। मंत्री ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, सबसे छोटा भाई रोहन ही चोर है। राजा चौंक उठे। आप यह इतनी निश्चयता से कैसे कह सकते हैं। मंत्री ने शांतिपूर्वक पूरी घटना का वर्णन किया। महाराज, मैंने उन तीनों से एक सरल किंतु गूढ़ प्रश्न पूछा, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है। चेतन ने अपने पति के उत्तरदायित्व को श्रेष्ठ माना, रतन ने गुरु की त्याग वृत्ति को आदर्श माना, किंतु रोहन का उत्तर सबसे भिन्न था। उसने चोर को सर्वश्रेष्ठ बताया। यह इंगित करता है कि वह स्वयं चोरी के स्वभाव को समझता है और केवल एक चोर ही दूसरे चोर को प्रशंसा के योग्य मान सकता है। यही कारण है कि मैंने निष्कर्ष निकाला कि रोहन ही असली अपराधी है। राजा ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। शाबाश मंत्री जी, आपकी बुद्धिमत्ता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तीनों भाइयों को अविलंब राजसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। राजा के आदेशानुसार तीनों भाई राजमहल की दिव्य सभा में उपस्थित हुए। उनके आते ही राज सिंहासन पर बैठे सम्राट ने गंभीर स्वर में उद्घोष किया, सभी तथ्यों और प्रमाणों को सूक्ष्मता से परखने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वे दोनों बहुमूल्य हीरे चेतन और रतन के ही हैं। रोहन का उनसे कोई संबंध नहीं है। ये मेरा अंतिम निर्णय है। राजा के न्यायपूर्ण वचनों ने सभा में सन्नाटा भर दिया। रोहन की आंखों में भय की परछाई लहराई। उसे भली भांति भान हो गया कि उसकी चोरी का भंडाफोड़ हो चुका है, किंतु वह निःशब्द रहा क्योंकि सत्य के समक्ष उसका कोई उत्तर नहीं था। वह तो पहले ही अपने कपटी स्वभाव के अधीन होकर चुपचाप हीरा चुराकर विलुप्त हो चुका था। उसका सिर अपराध बोध और लज्जा से झुक गया। उसे समझ आ गया कि लोभ की अग्नि में जलकर उसने जो भूल की, उसका दंड उसे स्वयं ही भोगना होगा। समस्या का समाधान होने पर चेतन और रतन ने राजा के न्याय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और दरबार से विदा ली। इसके उपरांत तीनों भाइयों ने अतीत की कड़वी स्मृतियों को मिटाकर भविष्य की ओर अग्रसर होने का संकल्प लिया। उन्होंने फिर कभी चोरी अथवा छल कपट की चर्चा नहीं की। पिता की विरासत को न्याय संगत रूप से विभाजित किया और अपने पूर्वजों के व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में एकजुट होकर श्रम किया। समय के साथ वे अपने परिश्रम और सद्गुणों के बल पर उन्नति की ओर अग्रसर हुए तथा संतोष और सौहार्द से भरपूर जीवन व्यतीत करने लगे। असत्य चाहे जितना भी कुशलता पूर्वक छिपाया जाए, सत्य का प्रकाश उसे अंततः अनावृत कर ही देता है। किसी समय की बात है, रूपनगर नामक एक देश था जहां एक राजा राज्य किया करता था। राजा का एक मंत्री था जो राजकाज में राजा को सलाह दिया करता था। राजा का बेटा और मंत्री का बेटा दोनों आपस में गहरे मित्र थे। एक दिन राजकुमार प्रीत सेन और मंत्री का बेटा सुलोचन शिकार खेलने जंगल गए। दोपहर हो चुकी थी और दोनों को तीव्र प्यास लग रही थी। घोड़े दौड़ाते हुए वे पानी की तलाश करने लगे, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी पानी नहीं मिला। प्यास के मारे राजकुमार की हालत खराब हो रही थी। सुलोचन ने कहा, राजकुमार, आप किसी पेड़ के नीचे आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी ढूंढ कर लाता हूं। यह कहकर सुलोचन पानी की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह एक बगीचे में पहुंचा जहां एक कुआं था। सुलोचन ने जल्दी जल्दी कुएं से पानी निकाला, पहले अपनी प्यास बुझाई और फिर बाल्टी में पानी भरकर राजकुमार के पास ले गया। जब वह वापस लौटने लगा, तभी उसकी नजर कुएं की दीवार पर बनी एक लड़की की तस्वीर पर पड़ी। सुलोचना कुछ देर तक तस्वीर को देखता रहा और फिर उसे राजकुमार की याद आई। वह पानी लेकर राजकुमार के पास पहुंचा। पानी पीने के बाद राजकुमार ने पूछा, यह पानी कहां से लाए हो सुलोचना? सुलोचन ने उत्तर दिया, पास ही एक बगीचा है, उसमें एक कुआं है और वहीं से मैं पानी लाया हूं। राजकुमार ने कहा, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, चलो उस बाग में चलते हैं। यह कहकर दोनों बाग की ओर चल पड़े। बाग में पहुंचकर राजकुमार कुएं के पास गया और उसकी नजर कुएं पर बनी उस लड़की की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर देखते ही राजकुमार अपने होश खो बैठा। वह कहने लगा, यह तस्वीर इतनी सुंदर है तो यह लड़की सचमुच कितनी सुंदर होगी। मुझे इससे प्रेम हो गया है। अब मैं इस तस्वीर वाली लड़की से ही शादी करूंगा। यह सुनकर सुलोचना घबरा गया और कहने लगा, राजकुमार, ना जाने यह तस्वीर कब से बनी हुई है।
ये लड़की सचमुच में भी कहीं है या नहीं, यह भी पता नहीं। वह जिंदा है या मर गई, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। मुझे लगता है कि किसी ने यूं ही नकली तस्वीर बना दी है। भला हम इस तस्वीर वाली लड़की को कैसे ढूंढ सकते हैं? राजकुमार तस्वीर के पास बैठ गया और कहने लगा, अगर सचमुच यह लड़की मर गई है तो मैं भी यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। मेरे दोस्त सुलोचन, मैं इस लड़की के बिना इस दुनिया में नहीं रह सकता। सुलोचन ने जब राजकुमार की ऐसी हालत देखी तो वह डर गया। राजकुमार ने कहा, सुलोचन, अगर तुम सचमुच मेरे दोस्त हो तो जाओ और इस तस्वीर वाली लड़की का पता करो। यह कहाँ रहती है? यह कौन है? सुलोचना मन ही मन सोचने लगा कि अगर वह राजकुमार की बात नहीं मानता तो यह उसके और उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही राजकुमार भी इस लड़की के दुख में जान दे देगा। अगर वह राजकुमार को छोड़कर वापस राज्य की ओर लौटेगा तो भी उसकी खैर नहीं। वह राजकुमार से कहने लगा, अपने आप को संभालो राजकुमार, जरा उठो तो सही। हमें कम से कम अगले गांव तक तो जाना ही होगा। हम वहीं जाकर पता लगाएंगे कि यह तस्वीर किसकी है। राजकुमार ने कहा, नहीं, अब मैं यहां से नहीं उठूंगा। यहां पेड़ों की छांव है, ठंडा पानी है, मीठे फल है और सबसे बढ़कर यह तस्वीर यहां पर है। तुम जाओ। जब तक तुम इस तस्वीर वाली लड़की को यहां लेकर नहीं आओगे, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अंततः तंग आकर सुलोचन ने राजकुमार को उसी बाग में छोड़ दिया और तस्वीर वाली लड़की की तलाश में निकल पड़ा। मंत्री का बेटा सुलोचना चलते चलते गांव में पहुंचा और वहां के लोगों से बगीचे के बारे में पूछताछ करने लगा कि इस बगीचे का मालिक कौन है। उनमें से एक आदमी ने बताया कि यह एक सौदागर का लगवाया हुआ बगीचा है और मुसाफिरों के आराम के लिए और उनकी प्यास बुझाने के लिए कुआं भी उसी ने बनवाया था। कुछ नौकरों का इंतजाम भी किया गया था जो वहां से गुजरने वाले राहगीरों को खाना खिलाते और पानी पिलाते थे। इन सारे कामों का खर्च सौदागर खुद अपनी जेब से भरता था। जब एक दिन वह नेक दिल सौदागर मर गया तो उसके बेटे नालायक और निकम्मे निकले। उन्होंने नौकरों को निकाल दिया और बगीचे की देखभाल करना भी छोड़ दिया। सुलोचन ने पूछा, क्या मैं उस सौदागर के बेटे से मिल सकता हूं? अगर आपको उनका ठिकाना मालूम है तो मुझे वहां ले चलें। वह आदमी सुलोचन को सौदागर के घर ले आया। दरवाजा खटखटाने पर सौदागर का बड़ा बेटा बाहर निकला। सुलोचन ने पूछा, क्या गांव से बाहर जंगल में जो बगीचा है वह आपका है? सौदागर का बेटा कहने लगा, जी हां, वह मेरा ही है और वह कुआं भी मैंने ही बनवाया है। सुलोचन ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि वह कुआं बनाने वाले कौन थे? सौदागर का बेटा बोला, वो कुआं बनाने वाले मजदूर यहां से थोड़ी ही दूर एक दूसरे गांव में रहते हैं। इसके बाद सुलोचन ने कुएं को बनाने वालों का नाम पता मालूम करके वहां से चल दिया। दूसरे गांव में पहुंचकर वह उन मजदूरों के पास पहुंचा जिन्होंने कुआं बनाया था। वहां पर एक बूढ़े आदमी ने सुलोचन का स्वागत किया और रात भर उसे अपने यहां ठहराया। सुलोचन के पूछने पर उसने बताया, हां, कुआं मैंने ही बनाया था। सुलोचन ने पूछा, तो फिर आप जानते होंगे कि कुएं पर किसकी तस्वीर बनी है? बूढ़े आदमी ने कहा, बेशक, वह कुआं मैंने ही बनाया था, लेकिन उस पर जो तस्वीर बनी है वह मेरे बड़े भाई ने बनाई थी। अगर आप वहां जाकर उनसे मिलें तो आपको तस्वीर के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। सुलोचना सोचने लगा कि यह आदमी खुद ही इतना बूढ़ा है तो इसके बड़े भाई की उम्र कितनी होगी, वह जिंदा होगा भी या नहीं। यह सोचता हुआ सुलोचन अगले गांव की तरफ चल दिया। ढूंढते ढूंढते वह उस आदमी के घर जा पहुंचा, लेकिन यह आदमी उस पहले वाले आदमी से काफी जवान मालूम पड़ता था। सुलोचन ने पूछा, यहां से कुछ दूर जंगल में जो बगीचा है उसके कुएं पर तस्वीर आपने ही बनाई थी? जी हां, तस्वीर मैंने और भाई साहब ने मिलकर बनाई है, उस आदमी ने उत्तर दिया। मगर मैं यह नहीं जानता कि वह तस्वीर किसकी है। मैंने तो सिर्फ उस तस्वीर में रंग ही भरे थे। उसका असली खांचा तो भाई साहब ने ही बनाया था। शायद वही जानते होंगे कि यह तस्वीर किसकी है। सुलोचन ने पूछा, क्या आपके भाई साहब आपके साथ नहीं रहते? जी, पहले तो रहते थे, उस आदमी ने बताया, लेकिन बाद में हालात कुछ ऐसे हो गए कि हम दोनों को अलग अलग होना पड़ा। लेकिन अभी भी वह कुछ ही दूरी पर एक गांव में रहते हैं। अगर आप वहां जाकर पता करेंगे कि नंदी का घर कौन सा है तो गांव का बच्चा बच्चा आपको उनका पता बता सकता है। सुलोचन ने उस आदमी से विदा ली और उसके बड़े भाई नंदी साहब से मिलने के लिए दूसरे गांव में चल पड़ा। सचमुच नंदी साहब को गांव का बच्चा बच्चा जानता था। सुलोचना को बड़ी ही आसानी से उनका घर मिल गया।
उस आदमी को देखकर सुलोचन की आंखें खुली की खुली रह गईं। सुलोचन कहने लगा, मैं आपके पास एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूं, लेकिन उससे पहले एक बात जो मुझे हैरान कर रही है वह यह कि आप तो बिल्कुल जवान हैं, जबकि आपके छोटे भाई आपसे बूढ़े नजर आते हैं। नंदी साहब ने मुस्कुराकर बताया, मेरे सबसे छोटे भाई की पत्नी उसका कहना नहीं मानती। वह कहता कुछ है तो उसकी पत्नी करती कुछ और है। इसी दुख और चिंता के कारण वह अपनी उम्र से 3 गुना बड़ा नजर आता है। चिंता और दुख 100 बीमारियों की एक बीमारी है। मेरे मंझले भाई की पत्नी अपने पति का कभी कभी ही कहना मानती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरा मंझला भाई इतना ज्यादा बूढ़ा नहीं है। जबकि मेरी पत्नी मेरा हर कहना मानती है तो मुझे कोई भी दुख या चिंता नहीं है, इसीलिए मैं जवान दिखाई देता हूँ। खैर, आप ये सब बातें छोड़िए, आप बताइए कि आप मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। सुलोचन ने सारी बात विस्तार से बता दी और फिर कहने लगा, बाग वाले कुएं में तस्वीर आपने ही बनाई है। वह किस औरत की तस्वीर है? मैं उसकी तलाश में निकला हूं। नंदी साहब कहने लगे, अरे तुम उसके बारे में मत ही पूछो। वह कोई औरत नहीं बल्कि एक राजकुमारी है। कोई भी उस राजकुमारी को हासिल नहीं कर सकता। सुलोचना कहने लगा, देखो मैं भी एक राजकुमार का खास मित्र हूं। मेरे राजकुमार ने कहा है कि जब तक वह उस राजकुमारी से मिल नहीं लेगा वह उस बाग में ही पड़ा रहेगा। ऐसी हालत में आपको मेरी सहायता करनी होगी। हुजूर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुश्किल तो यह है कि इस लड़की से मिलना तो दूर, उसकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता। तो फिर आपने उसकी तस्वीर कैसे बना ली? सुलोचन ने पूछा। नंदी साहब कहने लगे, कुछ समय पहले की बात है। मैं एक बार उस राजकुमारी के राज्य से गुजर रहा था। मैं नाव पर बैठा हुआ नदी के दूसरी तरफ जा रहा था कि तभी राजकुमारी वहां अपनी सहेलियों के साथ सैर करने के लिए आई। मैंने राजकुमारी की परछाई जब पानी में देखी तो अपनी नाव वहीं पर रोक ली। मैंने तुरंत एक कागज पर राजकुमारी की कच्ची पक्की तस्वीर बना ली। मैंने एक बार भी हिम्मत नहीं की कि उस राजकुमारी की तरफ आंख उठाकर भी देख सकूं। शायद राजकुमारी और उसकी सहेलियां भी यही सोच रही थी कि मैं नाव में कोई चीज ठीक कर रहा हूं। जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम खत्म करके वह कागज अपने साथ रख लिया। अपनी नाव मैंने आगे बढ़ा दी। जब मैं नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा और मैंने वापस महल की तरफ देखा तो राजकुमारी और उसकी सहेलियां वहां नहीं थी। इस घटना के कुछ दिन बाद मैं अपने मंझले भाई से मिलने गया तो पता चला कि वह आजकल एक कुएं पर कारीगरी कर रहा है। मैं भी उसके साथ उस कुएं पर पहुंच गया। मेरा भाई भी बहुत अच्छे फूल पत्ते बनाता है। कुएं पर पहुंचकर वह तो अपने काम में लग गया और मैंने कुएं की दीवार पर राजकुमारी की तस्वीर बना दी। मेरे मंझले भाई ने देखते ही देखते उसमें रंग भर दी और यह वही तस्वीर थी जो आपको मुझ तक खींच कर ले आई है। सुलोचना चुपचाप उसकी कही हुई बातें सुन रहा था और फिर कहने लगा, सचमुच मैं आपसे मिलकर बहुत ही खुश हुआ हूं। अब मैं चलता हूं। राजकुमार बेसब्र से मेरा इंतजार कर रहा होगा। जाते जाते सुलोचन ने पूछा, आपने उस राज्य का क्या नाम बताया था? जी, तुलसी नगर। मुझे जो कुछ भी मालूम था मैंने आपको बता दिया। आप तुलसी नगर जाइए, शायद आपका काम बन जाए। सुलोचना वहां से चला गया। चलते चलते वह तुलसी नगर जा पहुंचा, जहां नगर के बीचों बीच एक नदी बहती थी और उस नदी के किनारे राजा का महल था। वहां पहुंचते ही सुलोचन को पता चला कि वहां के राजा के नियम और कानून बहुत ही सख्त है। कोई भी आदमी महल के आसपास नहीं घूम सकता। कोई भी महल की खिड़की की तरफ नजर नहीं उठा सकता, क्योंकि वहां पर राजकुमारी बैठती थी। जो कोई राजकुमारी की खिड़की की तरफ देखता उसकी आंखें निकलवा दी जाती और अगर कोई इशारा करता तो उसके हाथ कटवा दिए जाते। यह सारी बातें मालूम करने के बाद सुलोचन ने अपना भेष बदल लिया। वह एक लड़की का रूप धारण कर लेता है। उसने बाजार से बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां खरीदी और महल के पास से गुजरने लगा। थोड़ी थोड़ी देर में वह बहुत ही बारीक आवाज में पुकारता, शाही चूड़ियां ले लो, निराली चूड़ियां ले लो। चूड़ी वाली की आवाज सुनकर कई औरतों ने उसे बुला लिया, लेकिन उसने इन चूड़ियों की कीमत इतनी अधिक बताई कि सभी औरतों को कहना पड़ा, सचमुच यह चूड़ियां तो कोई राजकुमारी ही पहन सकती है। 2 दिन तक सुलोचना वहीं पर घूमता रहा और फिर एक दिन राजकुमारी ने महल की खिड़की से झांक कर देखा तो सड़क पर एक सुंदर सी चूड़ी बेचने वाली नजर आई। राजकुमारी ने फौरन एक दासी को भेजकर चूड़ी वाली को अपने पास बुलाया और चूड़ियां खरीदना चाहा। दासी चूड़ी वाली को लेकर
राजकुमारी के पास आ गई। सुलोचना राजकुमारी को तरह तरह की चूड़ियां पहनाने लगा और साथ ही साथ वह ऐसी मजेदार बातें भी करता कि राजकुमारी का उदास मन खिल उठा। वह कहने लगी, अरे चूड़ी वाली, तुम रोज ही इधर आया करो। चाहे हम चूड़ियां खरीदें या ना खरीदें, तुम 2 घड़ी के लिए हमसे रोज मिलकर जाया करो। तुम्हारी मजेदार बातें हमें बहुत ही पसंद आई हैं। सुलोचन कहने लगा, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं यहाँ पर जरूर आया करूंगी। उस दिन के बाद से सुलोचन प्रतिदिन राजकुमारी के पास आने लगा। एक दिन जब सुलोचना राजकुमारी से मिलकर जल्दी ही अपने घर वापस लौटने लगा तो राजकुमारी बोली, क्योरी, आज क्या बात है? तुम जल्दी ही वापस क्यों जा रही हो? राजकुमारी जी, मेरा पति बीमार है और आज मैं उससे जल्दी लौटने का वादा करके आई हूं। ईश्वर करे कि वह अच्छा हो जाए तो मैं दिन भर यहीं पर रहा करूंगी। दूसरे दिन सुलोचना रोता पीटता हुआ राजकुमारी के पास आया। राजकुमारी समझ गई कि इसका पति मर गया है। राजकुमारी ने दिलासा देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, आज से तुम मेरे पास ही रहोगी। वैसे भी मैं सोच ही रही थी कि किसी तरह से तुम्हें अपने पास ही रख लो। सुलोचन, जो कि एक लड़की के वेश में था, वह राजकुमारी से कहने लगा, मैं इस शहर में अकेली हूं। राजकुमारी जी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। राजकुमारी ने सुलोचन को गले से लगाया और कहने लगी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आज से मुझे ही अपना समझो। आज से तुम मेरी नौकरानी नहीं बल्कि मेरी खास सहेली हो। सचमुच राजकुमारी ने जो कहा वह करके भी दिखाया। वह हमेशा सुलोचन को अपने साथ ही रखती, खिलाती पिलाती और घंटों दोनों बाग बगीचे और नदी में सैर करते रहते। एक दिन की बात है, बातों ही बातों में सुलोचन ने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी, आपको याद है जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी तो आपने मुझसे कहा था कि आप बहुत दिनों के बाद मुस्कुराई हैं और आज भी मैं देख रही हूँ कि आप कुछ चिंता में हैं। राजकुमारी ने कहा, सखी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? उस निर्दय और दुष्ट आदमी ने आज अपना एक दूत भेजकर पिताजी से शादी की तारीख जल्दी से जल्दी निश्चित करने की बात कही है। वह दुष्ट आदमी यहाँ से 200 कोस दूर एक राज्य का राजा है। वह उम्र में मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा और बूढ़ा है। उसकी सेना बहुत ही शक्तिशाली है। पिताजी को डर है कि अगर उन्होंने शादी से मना कर दिया तो वह दुष्ट राजा हमारे राज्य पर चढ़ाई कर देगा। पिछले 2 सालों से पिताजी उसे टालते आ रहे हैं, लेकिन आज उसने अपना एक दूत भेजकर आखिरी फैसला मांगा है। यह कहते कहते राजकुमारी सुलोचना से लिपट कर रोने लगी। सुलोचन ने कहा, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर यह बात है तो चलो हम इस नगर से भाग जाते हैं, सुलोचन ने कहा। राजकुमारी ने कहा, अरे बेवकूफ, हम दोनों औरतें भागकर जाएंगी कहां? यहां पर इतना सख्त पहरा है कि न तो कोई अंदर आ सकता है और न ही बाहर जा सकता है। अगर हम यहां से निकलने में कामयाब हो भी गई तो हम दोनों अकेली औरतें कहां पर जाएंगी? सुलोचन ने कहा, अगर आप मुझ पर विश्वास करें तो मैं आपको एक ऐसे देश में ले चलूंगी जहां पर सब शांति प्रिय लोग रहते हैं और वहां का राजकुमार भी बहुत ही सुंदर है। उसी वक्त कमरे में एक नौकरानी दाखिल हुई और कहने लगी, राजकुमारी जी, महाराज पूछ रहे हैं कि आज चांदनी की रात है, क्या नाव का इंतजाम किया जाए, नदी से पहरे हटा दिए जाएं? यह सुनकर राजकुमारी चुप ही रह गई। लेकिन तभी सुलोचना ने कहा, चमेली, नाव का इंतजाम तो जरूर होना चाहिए। आज तो राजकुमारी बहुत ही उदास है। चांदनी रात और उसमें नाव की सैर तो उनके दिल को बहला देगी। नौकरानी चली गई तो राजकुमारी ने कहा, सखी, तुमने बिना वजह ही नाव की सैर का इंतजाम क्यों करवा दिया? मेरा मन आज किसी भी काम में नहीं लगेगा। लेकिन सुलोचना किसी तरह से राजकुमारी को मनाकर नदी के पास ले आया। वहां पर एक छोटी सी नाव हिचकोले खा रही थी। दूर दूर तक चांदनी फैली हुई थी और नदी का चमकता हुआ पानी साफ साफ दिखाई दे रहा था। पहरेदार को वहां से हटा दिया गया था। सुलोचना राजकुमारी को लेकर नाव में बैठ गया और बाकी नौकरानियों को यह कहकर वापस भेज दिया कि राजकुमारी आज अकेली ही सैर के लिए जाएंगी। सुलोचन नाव को अकेले ही धीरे धीरे धकेलने लगा। वे दोनों धीरे धीरे नाव में आगे बढ़ने लगे। तभी राजकुमारी ने कहा, अरे सखी, तुम किस तरफ जा रही हो? हमारे राज्य की सीमा तो यहां पर खत्म होने वाली है। सुलोचन ने एक बार राजकुमारी को मुस्कुराकर देखा और फिर नाव को आगे ही आगे बढ़ाता गया। कुछ ही देर बाद नाव दूसरे किनारे पर लग गई। सुलोचन कहने लगा, आइए राजकुमारी जी, इस जंगल की सैर करते हैं। राजकुमारी बोली,
ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ आज तुम्हारा भी दिमाग काम नहीं कर रहा। एक तो मैं न जाने अकेली इस जगह पर कैसे पहुंच गई, ऊपर से तुम कहती हो कि इस जंगल की सैर करें। चलो जल्दी नाव में बैठो, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन सुलोचन ने राजकुमारी का हाथ खींचकर किनारे पर उतार लिया और पूछने लगा, अच्छा राजकुमारी जी, यह बताइए कि दुनिया में आपको सबसे अधिक प्रेम किससे है? राजकुमारी बोली, मेरे पिताजी से। सुलोचन फिर से बोला, और उसके बाद आपको सबसे प्यारा कौन है? राजकुमारी ने इस सवाल के बारे में कुछ देर तक सोचा और फिर कहने लगी, सचमुच मुझे पिताजी के बाद सबसे प्यारी तुम हो। इसी दौरान वे दोनों बातें करते करते जंगल के काफी अंदर तक आ चुके थे और राजकुमारी इस बात से बेखबर थी। सुलोचन ने कहा, अगर मैं तुमसे बिछड़ जाऊं तो? ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना एक दिन के लिए भी जिंदा नहीं रह सकती। तब सुलोचन कहने लगा, मैं आपकी सखी नहीं बल्कि सखा हूं। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने सिर से नकली बाल निकाल डाले और दुपट्टा सिर से फेंक दिया। वह राजकुमारी के सामने अपने असली रूप में आ गया। राजकुमारी अचानक हुए इस परिलाव को बर्दाश्त न कर सकी और चीख मारती हुई बेहोश हो गई। सुलोचन उसको कंधे पर उठाकर एक पेड़ के नीचे लेटा देता है और फिर सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह जब राजकुमारी को होश आया तो वह पलक झपकते हुए सुलोचन को देखने लगी। सुलोचन राजकुमारी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। मैंने आपके साथ धोखा किया है। पिछले कई दिनों से मैं औरत का भेष बनाकर आपके साथ चल रहा था और चालाकी से आपको यहां पर ले आया। मैं इस बात के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूं। मैं आपका अपराधी हूं, लेकिन मैंने यह सब अपने एक दोस्त के लिए किया है। सुलोचन ने देखा कि तभी राजकुमारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमारी कहने लगी, मुझे इस बात का दुख नहीं है, बल्कि दुख तो इस बात का है कि जब मेरे पिताजी को पता चलेगा कि मैं नाव में बैठकर गायब हो गई हूं तो वह क्या सोचेंगे? सुलोचना कहने लगा, सोचना क्या है? वह यह सोचेंगे कि तुम और मैं नदी में डूबकर कहीं मर गए हैं। यह तो और भी ज्यादा बुरी बात होगी। वह मेरे दुख में रोते रोते अपने प्राण त्याग देंगे और वो दुष्ट राजा, उसे कहां विश्वास होगा कि मैं मर गई हूं। वो तो उसी वक्त पिताजी के राज्य पर चढ़ाई कर देगा, उन्हें तबाह कर देगा। तुमने जो भी किया बहुत ही बुरा काम किया। सुलोचना कहने लगा, मैं रूपनगर के मंत्री का बेटा हूं। वहां का राजकुमार मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है। हम दोनों एक बार रूपनगर पहुंच जाए तो उस दुष्ट राजा का भी इंतजाम कर देंगे। आओ तुम कुछ खा लो, फिर हम रूपनगर की तरफ चलेंगे। सुलोचना और राजकुमारी ने जंगल से कुछ कच्चे पक्के फल तोड़े और उनको खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर आगे चलने को तैयार हो गए। सुलोचन ने कहा, मैं आपको उठा लेता हूं। नहीं, अब मैं होश में हूं और तुम जहां तक चलोगे मैं भी साथ चलूंगी। इसके बाद दोनों अपने सफर पर चल पड़े। चलते चलते आखिर वह उसी बगीचे में जा पहुंचे जहां पर राजकुमार कुएं के पास बैठा हुआ था। राजकुमार ने जब राजकुमारी को सामने से आते देखा तो वह हैरान रह गया कि तस्वीर में दिखने वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी। राजकुमारी एक अजनबी को अपने सामने देखकर घबरा सी गई। तभी सुलोचना वहां पर आया और राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी जी, यह मेरा सबसे गहरा मित्र और रूपनगर का राजकुमार है। यह कहकर वह पैरों के पीछे कहीं गायब हो गया। राजकुमार राजकुमारी के पास आया। इससे पहले कि राजकुमार कुछ बोल पाता, राजकुमारी कहने लगी, मैं अभी बहुत ही थकी हुई हूं। राजकुमार ने राजकुमारी को एक जगह पर बिठा दिया। इतने में सुलोचन बगीचे से कुछ फल तोड़कर ले आया, साथ ही एक पात्र में पानी भी ले आया। यह सब उसने राजकुमार और राजकुमारी के आगे रख दिया। वह राजकुमार से कहने लगा, अब मेरा काम खत्म हो चुका है, परंतु आपका कर्तव्य अभी बाकी है। तुलसी नगर पर पड़ोसी दुष्ट राजा ने चढ़ाई कर दी होगी और हमें तुरंत राजकुमारी जी के पिताजी की सहायता के लिए पहुंचना चाहिए। इसके बाद सुलोचन ने सारी बात राजकुमार को विस्तार से बता दी। राजकुमार तुरंत गरजता हुआ खड़ा हुआ और अपनी तलवार निकालकर कहने लगा, हम उस दुष्ट राजा की ईंट से ईंट बजा देंगे। वे तीनों रूपनगर की तरफ चल पड़े। रूपनगर के राजा अपने बेटे के दुख में दुखी हो रहे थे। जब उन्होंने उसे जीवित देखा तो बहुत ही खुश हुए। सारी बात जानकर राजा ने अपनी विशाल सेना राजकुमार के हवाले कर दी। राजकुमार अपनी विशाल और बहादुर सेना के साथ तुलसी नगर की तरफ चल दिया। उसका अंदेशा बिल्कुल सही निकला।
दुष्ट पड़ोसी राजा ने तुलसी नगर पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन बहादुर राजकुमार ने अपनी विशाल सेना की सहायता से दुष्ट पड़ोसी राजा को युद्ध के मैदान में मौत के घाट उतार दिया। तुलसी नगर के राजा को जब अपनी जीत की खबर मिली तो वह बहुत ही खुश हुए। अपनी बेटी को जिंदा देखकर उन्होंने उसे गले से लगाया और फिर राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई। कुछ दिनों तक तुलसी नगर का शाही मेहमान रहने के बाद राजकुमार का विवाह एक शुभ मुहूर्त पर राजकुमारी के साथ कर दिया गया। तो दोस्तों, इसी तरह की मजेदार कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुराने समय की बात है। एक राज्य पर चक्रधर नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा चक्रधर के राज्य में चारों ओर खुशहाली थी और प्रजा अपने राजा से बहुत ही प्रसन्न थी। एक दिन की बात है, राजा चक्रधर ने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मंत्री जी, मेरी अवस्था अब काफी वृद्ध हो चुकी है। मैं इस राजकाज के कार्य से छुटकारा पाकर अपना बाकी जीवन ईश्वर की भक्ति में गुजारना चाहता हूं। मंत्री कहने लगा, महाराज, यदि आप जैसा एक कुशल और दयालु राजा प्रजा को छोड़ देगा तो फिर राज्य का कामकाज कैसे चलेगा। मेरे विचार से आपको यह फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मंत्री जी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरा बेटा शशिधर गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके वापस राजमहल में आने वाला है। वही इस देश का अगला राजा बनेगा। उसको अपने राज्य का पूरा भार सौंपने के बाद ही मैं ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन में चला जाऊंगा। यह विचार भी अच्छा है महाराज, लेकिन क्या इस समय युवराज को राज्य का कार्यभार सौंपना उचित होगा? इस बारे में आप अवश्य ही सोच लें। मेरा तो सुझाव यह है कि आप कुछ समय के लिए युवराज को राजपाट का कार्य समझाइए, उसके बाद ही आप राज सिंहासन का त्याग करिएगा। आपका विचार भी बिल्कुल सही है मंत्री जी। युवराज के आते ही उसे राज का भार सौंपना उचित नहीं होगा। आप ही बताइए मंत्री जी, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? मेरा विचार यह है महाराज कि आप युवराज के साथ 1 वर्ष तक राजपाट संभालें। उसे बताएं कि राजपाट किस तरह से चलाया जाता है। राज सिंहासन संभालने के सारे तरीके उन्हें सिखाएं। जब युवराज उन सभी कामों को करने में बिल्कुल निपुण हो जाए, तभी आप अपना निर्णय ले सकते हैं। ठीक है मंत्री जी, हम ऐसा ही करेंगे। हम अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। ऐसे समय में उस राज्य में एक गहनों के व्यापारी के यहाँ पर चोरी हो जाती है। इसी तरह से 1 माह के अंदर अंदर 3-4 जगह पर चोरी की घटनाएं होती है। राज्य की जनता चोरी की इन घटनाओं से परेशान होती है और फिर एक दिन प्रजा के कुछ लोग महाराज से मिलने के लिए आते हैं और राज्य में हो रही चोरी की घटनाओं के बारे में उन्हें बताते हैं। महाराज चक्रधर ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य में पहरेदार की संख्या बढ़ा दी जाएगी, परंतु इसके बावजूद भी चोरी की घटनाओं में कोई कमी नहीं होती। नगर के लोग अभी भी इस बात से बहुत ही चिंतित थे। चारों तरफ इसी बात की चर्चा हो रही थी। इसी दौरान यह बात भी फैली कि नगर में एक साधु महाराज आकर कह रहे हैं। लोग उन साधु महाराज के दर्शन के लिए आने लगे। साधु महाराज के पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। गांव की ही एक व्यक्ति जिसका नाम मंगरू था, वह साधु महाराज से अपनी निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछने लगा। तो साधु महाराज ने बताया, मंगरू, तुम्हारे घर के बाहर आंगन में तुम्हारे ही पूर्वजों के द्वारा बहुत सा धन जमीन में गाड़ कर रखा हुआ है। कल पूर्णमासी की रात है और कल रात तुम अपने आंगन में से वह धन निकाल लेना। इतना कहकर साधु महाराज चुप हो गए, मगर मंगरू की खुशी का ठिकाना नहीं था और फिर ऐसा ही हुआ। अगली रात को जब मंगरू ने अपने घर के आंगन में कुदाल से खोदा तो उसे अशर्फियों से भरी हुई एक थैली मिली। अब तो पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि साधु महाराज के बताने पर मंगरू को अपने पूर्वजों का खजाना मिला है। अब तो पूरे राज्य में बस इसी बात की चर्चा होने लगी कि साधु महाराज भविष्य बताने के साथ साथ लोगों के पूर्वजों के द्वारा छिपाए हुए खजाने के बारे में भी बताते हैं। दूसरी तरफ युवराज शशिधर गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके राजमहल में वापस लौट आया। राजमहल में पहुंचते ही वह सीधा अपने पिता के पास जाता है। महाराज ने उससे कहा, आओ पुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अब मुझे इस राज्य की जिम्मेवारी से तुम मुक्त करो। युवराज कहने लगा, महाराज, अभी इस बात की चिंता आप मत कीजिए। सही समय आने पर मैं राज सिंहासन की जिम्मेवारी स्वयं ही संभाल लूंगा। उसी समय कमरे में एक सैनिक का प्रवेश हुआ और वह कहने लगा, महाराज,
हमारे गुप्तचरों से हमें यह समाचार मिला है कि पड़ोसी देश का राजा दुर्जन सेन हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहता है। वह किसी सही मौके की तलाश कर रहा है। ओह, यह तो बहुत ही चिंता का विषय है। सैनिक, तुम जाओ और जाकर मंत्री जी को हमारे पास भेजो। सैनिक के चले जाने के बाद महाराज अपने पुत्र से कहने लगे, युवराज, एक तरफ तो हमारे राज्य में चोर और लुटेरों का आतंक मचा हुआ है और दूसरी तरफ हमारे शत्रु राजा हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा राज्य बुरी तरह से मुश्किलों में फंस गया है। ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा युवराज। युवराज कहने लगा, महाराज, हमें अपने शत्रु राजा के हमले का सामना करके उसे सबक सिखाना होगा, नहीं तो हम अपने राज्य को खो बैठेंगे। और दूसरी तरफ वह चोर अभी भी हमारे राज्य में ही घूम रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि जनता से लूटी हुई दौलत को वह अभी हमारे राज्य से बाहर नहीं ले गए होंगे। हम अवश्य ही उन चोरों को पकड़कर जनता से लूटा हुआ माल उन्हें वापस लौटा सकते हैं। आप सबसे पहले सेनापति जी को बुलाइए। कुछ ही क्षणों में सेनापति महाराज, युवराज और मंत्री, ये चारों लोग आने वाले संकट का सामना करने के लिए योजना बनाने लगे। महाराज ने सभी लोगों के सामने गुप्तचरों के द्वारा लाई गई सूचना बताई। फिर सेनापति से कहने लगे, सेनापति जी, आप बताइए, गुप्तचरों द्वारा लाई गई इस सूचना के बारे में हम क्या कर सकते हैं? सेनापति कहने लगा, महाराज, शत्रु देश का राजा दुर्जन सेन बहुत ही शक्तिशाली है। उसकी सेना बहुत ही विशाल है। उसका मुकाबला करने के लिए हमें अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना होगा। हमें अपने सैनिकों के लिए और अधिक हथियार खरीदने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता होगी। तभी हम राजा दुर्जन सेन का मुकाबला कर सकते हैं। युवराज कहने लगा, तो सेनापति जी, आपको पहले से ही हमारी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए था। सेनापति ने उत्तर दिया, युवराज, हमारी सैन्य शक्ति को और भी अधिक मजबूत करने के लिए हमारे पास अधिक धन नहीं है, जिसके कारण ना तो हम नए सैनिकों को भर्ती कर पा रहे हैं और ना ही नए नए हथियार खरीद पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम यही है कि हम अपनी सेना को और भी अधिक मजबूत करें। आप आज से ही हमारे राज्य में जितने भी नौजवान हैं, उन्हें सैनिक प्रशिक्षण देना आरंभ कीजिए और किसी भी समय शत्रु सेना का सामना करने के लिए तैयार कीजिए। युवराज, मैं तुरंत ही इस काम में लग जाऊंगा। इसके बाद महाराज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप कल ही राज दरबार का आयोजन कीजिए। उसमें बाकी सभी मंत्रियों को भी शामिल होने के लिए कह दीजिए। अगले दिन राज दरबार लगाया गया, जिसमें युवराज और सभी राज दरबारी इस बात पर चर्चा करने के लिए आए कि इन समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। अभी राज दरबार की कार्यवाही चल ही रही थी कि तभी वहां पर एक साधु आ पहुंचता है। उसे देखकर महाराज कहने लगे, आप कौन है साधु महाराज, और यहाँ किस लिए आए हैं? तब सेनापति ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह साधु बहुत ही पहुंचे हुए हैं और भविष्य बताने वाले हैं। मैंने अपने राज्य के लोगों से इनके बारे में बहुत सुना है। ये साधु महाराज खुद चलकर हमारे दरबार में आए हैं। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। साधु कहने लगा, महाराज, मुझे इस बात का ज्ञान है कि आप शत्रु देश के द्वारा किए जाने वाले आक्रमण के बारे में चिंतित हैं, लेकिन आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपके राज्य के आसपास भी कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर पाएगा। महाराज साधु की यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे, साधु देवता, आप यह बात कैसे जानते हैं? क्योंकि यह बात तो हमने सिर्फ अपने दरबार के कुछ ही खास लोगों को बताई थी। महाराज, मुझे सब कुछ मालूम है। योग विद्या के बल पर मैं सब कुछ जान सकता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि आपको अपनी सेना को मजबूत करने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है, जबकि आपके खजाने में उतना धन मौजूद नहीं है। शायद आपको मालूम नहीं कि आपके पूर्वजों के द्वारा एक बहुत बड़ा खजाना सुरक्षित जगह पर छुपाया गया है। अगर वह खजाना आपको मिल जाए तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्या कहा? हमारे पूर्वजों का खजाना? यह बात तो आज तक मुझे भी मालूम नहीं थी। वह खजाना कहां पर होगा साधु देवता? महाराज, आपके पूर्वज आपके लिए इतना खजाना छोड़कर गए हैं कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वह खजाना हमारे नगर के मुख्य द्वार के नीचे छुपाया गया है। वहां पर लाखों स्वर्ण मुद्राएं आपको मिल जाएंगी। अगर आपकी बात सच निकली तो सचमुच हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज, मेरी बात मानकर आप नगर के मुख्य द्वार के नीचे खोद कर देखिए तो आपको अपार धन मिल जाएगा। महाराज से इस खजाने के बारे में बोलने के बाद साधु राज दरबार से चला गया।
महाराज कहने लगे, इस साधु की बातें सुनकर तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है, लेकिन हम लोग इसकी बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। तब सेनापति कहने लगा, महाराज, इस साधु ने हमारे राज्य के कई लोगों को उनके पूर्वजों के द्वारा दबाए हुए धन के बारे में बताया है, और जब उन सभी लोगों ने साधु महाराज द्वारा बताई गई जगह को खोद कर देखा तो सचमुच ही उन्हें धन की प्राप्ति हुई। यह बात तो मैं राज्य के कई लोगों से सुन चुका हूं। मुझे लगता है कि हमें भी एक बार नगर के मुख्य द्वार के नीचे खोद कर देख लेना चाहिए। महाराज कहने लगे, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेनापति जी। अगर यह धन हमें मिल जाए तो हम बहुत ही जल्दी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें धन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। वरना हमें धन के लिए अपने राज्य की जनता पर अधिक लगान लगाना होगा, और वह हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। सेनापति ने कहा, तो महाराज, मैं नगर के मुख्य द्वार की खुदाई का काम शुरू करवा दूं। तभी युवराज, जो यह सब कुछ चुपचाप देख रहा था, वह कहने लगा, अभी कुछ समय के लिए रुकिए सेनापति जी। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कुछ दिनों के बाद वहां पर खोद कर देखेंगे। जो आज्ञा युवराज, जैसा आप ठीक समझे। जब आप कहेंगे तभी हम अपना काम शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज राज दरबार की कार्यवाही यहीं पर समाप्त की जाती है। जब राज दरबार खत्म हो गया तो युवराज अपने पिता के कमरे में जाता है। महाराज कहने लगे, युवराज, हमें उस खजाने को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि यह हमारे राज्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पिताजी, आप एक बात बोल रहे हैं? उस साधु ने तो नगर के मुख्य द्वार के नीचे दबे हुए खजाने के बारे में कहा है, लेकिन इस समय हम अपने नगर के मुख्य द्वार को गिरा देंगे तो शत्रु राजा बहुत ही आसानी से हमारे नगर पर हमला कर देगा। और तो और, हमारे राज्य का सबसे मजबूत मुख्य द्वार ही है। उसको पार करके राजमहल में प्रवेश करने के लिए शत्रु को बहुत ही आसानी होगी। तो क्या युवराज, हम उस खजाने को ऐसे ही छोड़ दें? पिताजी, पहले हमें यह मालूम करना चाहिए कि साधु ने जो कुछ कहा है वह सच है। आप मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं इस बात की पूरी छानबीन करके फिर आपको बताऊंगा। तब तक आप इस विषय में कोई भी फैसला मत कीजिएगा। उसके बाद महाराज चक्रधर ने उस खजाने को ढूंढने के लिए 1 सप्ताह तक रोक लगा दी। इसके बाद युवराज ने अपने एक बचपन के दोस्त को बुलाया, जो पिछले कई वर्षों से महाराज के अंगरक्षक के रूप में काम कर रहा था। उसका नाम विजय था। जब युवराज अपने दोस्त विजय से मिला तो विजय ने कहा, युवराज, आपने मुझे किस काम के लिए याद किया है? अरे मित्र, तुम मुझे युवराज नहीं बल्कि शशि कहकर पुकारो। हम दोनों तो बचपन के मित्र हैं। नहीं मित्र, आप तो राजा के बेटे हैं, और हमारे होने वाले महाराज भी आप ही हैं। अरे फिर वही बात। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि इस राज्य में सबसे वफादार और भरोसेमंद तुम ही हो। हम दोनों को मिलकर एक काम करना है। बताइए युवराज, हमें क्या काम करना है? मैं पूरी तरह से तैयार हूं। विजय, हमारे राज्य में एक नए साधु महाराज आए हैं। उनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? हाँ युवराज, मैंने भी उनके बारे में सुना है। हमारे राज्य के कई लोगों का कहना है कि उन साधु द्वारा बताए जाने पर उन लोगों को अपने पूर्वजों का छुपा हुआ खजाना मिला है, और वह जिसे भी पूर्वजों के खजाने के बारे में बताते हैं वह खजाना वहीं पर मिलता है। मैंने भी यही सुना था। चलो, हम दोनों को मिलकर एक छोटा सा काम करना है। उसके बाद युवराज और विजय अपना भेष बदल लेते हैं। उन्होंने साधारण गांव वालों का रूप बनाया और उसी दिन विजय के घर गए। युवराज ने विजय को एक पोटली दिखाते हुए कहा, देखो विजय, इस पोटली में 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। हम यह स्वर्ण मुद्राएं इसी कमरे में खोदकर यहां पर छुपा देते हैं। विजय ने कहा, लेकिन युवराज, हमारे ही घर में हमें धन क्यों छुपाना है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। युवराज ने उत्तर दिया, देखो विजय, हम यह धन यहां पर छुपाएंगे और फिर साधु महाराज से इस धन के बारे में पूछेंगे। हमें यह पता लगाना है कि वह साधु महाराज इस धन के बारे में बता पाएंगे या नहीं। विजय ने समझते हुए कहा, हाँ, अब मैं आपकी बात समझ गया युवराज। अब मुझे उस साधु महाराज के पास जाकर इस छुपे हुए धन के बारे में पूछना है। मैंने ठीक कहा ना? युवराज, तुम बिल्कुल ठीक समझे विजय, लेकिन हमारे पास कल तक का समय नहीं है। तुम्हें आज ही उनके पास जाकर छुपे हुए धन के बारे में पता करना होगा। युवराज के जाने के बाद विजय एक ग्रामीण के वेश में उस साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज को प्रणाम करने के बाद विजय कहने लगा, साधु महाराज, मैं आपके पास एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूं। साधु ने कहा, पुत्र, मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारी कोई इच्छा है। साधु महाराज,
मेरी दादी मुझे हमेशा कहा करती थी कि हमारे दादा और परदादा बहुत ही अमीर लोग थे, मगर मैंने तो अपने घर में कभी एक छोटी कौड़ी तक नहीं देखी। मुझे शक है कि मेरे पूर्वज सारी संपत्ति को कहीं ना कहीं तो छुपा कर गए हैं। अगर आप कृपा कर करके मुझे बता देंगे कि वह सारी धन संपत्ति कहाँ पर रखी है, जरूर बता सकता हूँ, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि अब शाम ढल चुकी है और शाम से लेकर कल सुबह तक मैं कोई बातचीत नहीं करता। इसीलिए तुम अभी अपने घर चले जाओ और कल सुबह मुझे आकर मिलना। ठीक है साधु महाराज। इसके बाद विजय सीधा युवराज के पास चला जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। तब युवराज ने कहा, अच्छा यह बात है, तो फिर आज रात को हमें तुम्हारे घर का पहरा देना होगा, पूरी रात जागना होगा। लेकिन युवराज, मेरे घर के पास पहरा देने से क्या होगा? हमें तो साधु महाराज पर नजर रखनी है ना। विजय, तुम बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। मुझ पर विश्वास रखो और रात के समय तुम मेरे साथ ही रहना। हमें तुम्हारे घर के बाहर पहरा देना है। और फिर उसी रात को विजय और युवराज विजय के घर में छुपकर पहरा देने लगे। उनका शक बिल्कुल सही निकला। जब वे दोनों छिपकर घर की निगरानी कर रहे थे तो अंधेरे में एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। युवराज ने कहा, वह देखो विजय, कोई आदमी हमारे घर की तरफ आ रहा है। हाँ युवराज, वह आदमी जमीन खोद रहा है। आखिर वह करने क्या वाला है? देखो विजय, वह आदमी एक गड्ढा खोदकर उसमें कुछ छुपा रहा है। यानी मेरा शक बिल्कुल सही निकला, यह उसी नकली साधु का काम है। हाँ युवराज, यानी वह साधु यहाँ पर स्वर्ण मुद्राएं छुपाकर और कल हमें इन मुद्राओं के बारे में बताने वाला है। इसका मतलब यह है कि वह जिस किसी को भी धन के बारे में बताता है उसे अगले दिन आने को कहकर रात के समय खुद ही वहां पर जाकर स्वर्ण मुद्राएं छुपाकर आता है। इसके बाद विजय ने अंधेरे में उस आदमी को ध्यान से देखा तो कहने लगा, अरे यह आदमी तो सेनापति जी का खास आदमी है, या यूं कहूं यह तो सेनापति जी का दाहिना हाथ है। युवराज ने कहा, क्या सच? इसका मतलब इस षड्यंत्र में हमारे सेनापति जी भी शामिल हैं। ठीक है विजय, कल तुम फिर से उस साधु के पास जाना और अपने पूर्वजों के खजाने के बारे में पूछना। उसके बाद क्या करना है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद युवराज वापस महल में आकर महाराज को सारी सच्चाई बता देता है। सब कुछ जानने के बाद महाराज ने कहा, इसका मतलब यह है कि यह सारी साजिश हमारे सेनापति ने रची है। मैं इसी वक्त उस अपराधी को कारागार में डालने की आज्ञा देता हूं। नहीं नहीं महाराज, इस समय आपको रुकना होगा। कल रात को हम उस साधु की कुटिया के पास पहरा देंगे ताकि हमें यह पता चल सके कि इस साधु के साथ और कितने लोग मिले हुए हैं। हाँ युवराज, यह बात तुमने ठीक कही। कल हम भेष बदलकर उस साधु की कुटिया के पास पहरा देंगे और फिर उन सभी लोगों को रंगे हाथ पकड़ेंगे जो हमारे राज्य के शत्रु हैं। अगली सुबह युवराज के कहने पर विजय फिर से उस साधु के पास जाता है। उसे देखते ही साधु कहने लगा, आओ पुत्र आओ, मैंने अपनी योग्य विद्या के बल पर यह देख लिया है कि तुम्हारे पूर्वजों का खजाना कहां पर है। तुम्हारे घर के बाहर जो पेड़ है तुम उसे खोद कर देखना, वहीं पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। वही तुम्हारे पूर्वजों की जायदाद है। मैं आपका बहुत आभारी हूं महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर विजय वहां से चला गया। वहां से निकलकर वह सीधा युवराज के पास पहुंचा और विजय ने सारी बात विस्तार पूर्वक युवराज को बता दी। युवराज ने कहा, अच्छा, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। हमने जहां धन छुपाया था वहां ना बताकर उस साधु ने उस आदमी ने जहां धन छुपाया था उस बारे में हमें बताया। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि वह हमारे शत्रु राजा दुर्जन सेन का गुप्तचर है। उसी रात युवराज शशिधर, विजय और महाराज खुद भी अपना भेष बदलकर साधु की कुटिया के पास छुपकर निगरानी करने लगे। उनका संदेह बिल्कुल ठीक निकला। कुछ ही देर के बाद उन्होंने देखा कि सेनापति आधी रात के अंधेरे में उस साधु की कुटिया में प्रवेश करता है और फिर विजय उस साधु के आश्रम की एक खिड़की से अंदर झांकने लगता है। उसने देखा कि कुटिया के अंदर साधु और सेनापति आपस में बातें कर रहे थे। साधु कहता है, अरे सेनापति, बताओ तो सही, हमारा काम कहां तक पहुंचा? महाराज दुर्जन सेन ने तुम्हें जो काम सौंपा है वह पूरा नहीं हुआ। वे तो आक्रमण करने का मौका तलाश रही है। सेनापति ने कहा, आपके निर्देशों के बाद हमारे महाराज ने नगर के मुख्य द्वार को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है और लगभग 1 सप्ताह बाद यह कार्य आरंभ हो जाएगा। साधु ने उत्तर दिया,
हाँ, उसके बाद वहां केवल मिट्टी ही बचेगी। यह हमें नगर पर आक्रमण करने का अद्वितीय अवसर प्रदान करेगा। अगर वह मुख्य द्वार न होता तो अब तक हम नगर पर आक्रमण करके राजमहल को अपने अधीन कर चुके होते। आपने सही कहा, सेनापति ने समर्थन किया। मुख्य द्वार ही अब तक इस राज्य की रक्षा कर रहा है। उसके बिना राज्य की रक्षा असंभव होगी। आपने जो योजना बनाई है वह उत्कृष्ट है। पिछले 1 महीने की आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। साधु ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, तुमने ठीक कहा। इस राज्य के लोग अब मुझ पर विश्वास करते हैं, यहां तक कि तुम्हारे वह बुद्धिमान राजा भी। लेकिन दुर्जन सेन ने मेरे बारे में क्या कहा है? उसकी चिंता मत करो, सेनापति ने आश्वासन दिया। राज्य पर कब्जा करने के बाद दुर्जन सेन महाराज तुम्हें ही राजा बनाएंगे। तुम इस राज्य के होने वाले महाराज हो। यह सब तुम्हारी सहायता से ही संभव हो पाया है। अगर तुम जैसा गुप्तचर मेरा साथ न देता तो यह काम संभव नहीं हो पाता। सेनापति और साधु के बीच हो रही बातचीत को विजय खिड़की से देख और सुन रहा था। इसके बाद विजय राजा और युवराज के पास पहुंचकर उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताता है। युवराज ने कहा, पिताजी, देखा आपने, वे कितने बड़े धोखेबाज हैं। वे हमारे नगर के मुख्य द्वार को तोड़वाना चाहते थे ताकि शत्रु राजा हमारे राज्य पर आक्रमण कर सके। राजा ने कहा, तुमने सही कहा युवराज, अब और विलंब करना व्यर्थ है। उन्हें तुरंत बंदी बनाओ। विजय, तुम तुरंत अपने सैनिकों के साथ जाकर उन्हें बंदी बनाकर यहां लाओ। विजय ने ऐसा ही किया। अपने सैनिकों के साथ उन्हें बंदी बनाया और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराज ने सेनापति से कहा, सेनापति, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता था, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इन्हें तुरंत कारागार में डाल दो और अब यह अपना सारा जीवन काल कोठरी में बिताएंगे। अगले दिन महाराज ने राजदरबार में युवराज को शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश युवराज, तुमने बहुत बुद्धिमानी और चालाकी से इस षड्यंत्र का पता लगाया। मुझे विश्वास है कि अब तुम्हें इस राज्य का भार सौंपने का समय आ गया है। युवराज ने उत्तर दिया, पिताजी, मुझे अभी और समय चाहिए। सबसे पहले मुझे राज्य के होनहार और बहादुर युवाओं को चुनकर सैनिक प्रशिक्षण देना है ताकि हमारी सेना और भी मजबूत हो सके। महाराज ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारा प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। और हाँ, विजय को राज्य का सेनापति बनाया जाए, क्योंकि उससे बढ़कर वफादार और बहादुर मुझे इस राज्य में नहीं मिला। इसके बाद विजय को राज्य का सेनापति बनाया गया। कई युवाओं को सैनिक प्रशिक्षण देकर सेना में शामिल किया गया। कुछ समय बाद युवराज का राजतिलक हुआ और महाराज ने ईश्वर की भक्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। एक संपन्न सेठ था जिसके एकमात्र पुत्र की बारात बड़ी धूमधाम से शादी करके वापस लौट रही थी। वापसी के समय वे एक घने जंगल में विश्राम के लिए रुके। उस जंगल में एक विशाल खेजड़ी का पेड़ था जिसकी ठंडी छाया में सारी बारात ठहर गई। दुल्हन ने मुंह फेरकर घूंघट हटाया और बैठ गई। संयोगवश उस खेजड़ी के पेड़ पर एक भूत का निवास था। इत्र और फुलेल की सुगंध से महकते दुल्हन के खुले चेहरे को देखकर भूत की आंखें चौंधिया गईं। उसने सोचा, क्या नारी का ऐसा रूप और यौवन भी हो सकता है? भूत सोचने लगा कि क्यों न वह इस दुल्हन के शरीर में प्रवेश कर जाए, परंतु इससे दुल्हन को तकलीफ होगी और वह इसे तकलीफ कैसे दे सकता है। यह सोचकर वह असमंजस में पड़ गया। फिर उसने सोचा, क्यों न वह दूल्हे को पकड़ ले, लेकिन दूल्हे को पकड़ने पर भी दुल्हन का ही मन तड़पेगा। ऐसे विचार पहले कभी भूत के मन में नहीं आए थे। आखिरकार विश्राम पूरा हो गया और बारात चल पड़ी। जब दुल्हन उठकर चलने लगी, सजी धजी दुल्हन एक बैलगाड़ी में चढ़ गई। भूत सोचने लगा, यह दूल्हा कितना भाग्यशाली है, कितना सुखी है। भूत के हृदय में मानो कांटे चुभने लगे और जैसे आग भड़कने लगी। भूत के मन में ऐसी उलझन कभी न हुई थी। बैलगाड़ी के आंखों से अदृश्य होते ही वह मूर्छित हो गया। उधर बैलगाड़ी में बैठे हुए दूल्हे की उलझन भी कुछ कम नहीं थी। 2 घड़ी हो गई मगजमारी करते हुए, परंतु विवाह के खर्चे का हिसाब अभी तक नहीं मिल रहा था। बापू नाराज होंगे क्योंकि खर्च कुछ अधिक हो गया था। दुल्हन बैलगाड़ी से बाहर देखने लगी। उसकी नजर रास्ते में लगे हुए पेड़ों पर पड़ी। दुल्हन बोली,
यह पेड़ तो ठेठ गांव वालों की पसंद है। खाने की इच्छा हो तो बताओ, मैं तुम्हें छुहारे खिला दूं, नारियल दे दूं, जी भरकर खाओ। दुल्हन भी ठेठ गांव वाली निकली। वह हट करके बोली, नहीं, मुझे तो बस पेड़ तोड़कर खाने हैं। दूल्हा कहने लगा, तुम्हारी अपनी पसंद है। मेरा तो एक बार मन हुआ कि इन पेड़ों के बदले में अपना 9 लखा हार भी दे दो। दूल्हा कहने लगा, ऐसी बेवकूफी की बातें फिर मत करना, बापू नाराज होंगे। वे रूप की बजाय औरतों के गुण का अधिक आदर करते हैं। दुल्हन मुस्कुराती हुई बोली, अब मालूम हुआ आप बापू के डर से ही हिसाब किताब में उलझे हुए हैं, परंतु सारी बातें अपनी अपनी जगह पर शोभा देती है। विवाह के समय हिसाब किताब में फंसना कहाँ का न्याय है। दूल्हे ने कहा, विवाह होना था सो हो गया, परंतु हिसाब किताब तो अभी बाकी है। विवाह के खर्च का सारा हिसाब किताब संभाल कर ठीक तीज के दिन मुझे व्यापार के लिए प्रदेश जाना है। ऐसा शुभ मुहूर्त फिर 7 बरस तक नहीं आएगा। परंतु गवार दुल्हन को यह शुभ मुहूर्त की बात सुनकर रत्ती भर भी खुशी नहीं हुई। पति प्रदेश चला जाएगा, यह बात सुनते ही उसके मन का स्वाद बिगड़ गया, जैसे कोई दिल को दबाकर खून निचोड़ रहा था। यह कैसी अनहोनी बात सुनी, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर पूछा, क्या कहा आपने? व्यापार की खातिर प्रदेश जाएंगे? दूल्हा गर्व भरे स्वर में बोला, इसमें क्या शक है, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना, हीरे मोतियों के ढेर लगे हैं, परंतु दौलत दिन दूनी रात चौगुनी नहीं बढ़ती रहे तभी अच्छा है। व्यापार तो बनिए का पहला धर्म है। अभी तो दौलत बहुत बढ़ानी है, ऐसा बढ़िया मुहूर्त कैसे छोड़ा जा सकता है। दुल्हन ने फिर कोई बात नहीं की। बात करने से मतलब भी क्या था। एक एक करके सारे पेड़ों का जिक्र करते हुए दुल्हन सोचने लगी कि इस पति के भरोसे पर वह माँ बाप का आंगन छोड़कर आई है। यह तो ठीक तीज के दिन शुभ मुहूर्त की बेला में व्यापार करने के लिए परदेश जाना चाहता है। दूल्हा अपने हिसाब में डूबा था, दुल्हन अपने ख्यालों में गोता लगा रही थी और बैल अपनी चाल में मग्न थे। चलते चलते बारात अपनी मंजिल पर पहुंची। आखिरकार सेठ की हवेली के सामने बारात आकर रुकी। गाजे बाजे और ढोल नगारों के साथ दुल्हन का स्वागत हुआ। शाम को हवेली में घी के दिए जलाए गए। रात्रि के दूसरे पहर में दूल्हा हवेली में आया और आते ही दुल्हन को नसीहत देने लगा कि घर की इज्जत का पूरा ध्यान रखे, सास ससुर की सेवा करे। देखते ही देखते 5 साल गुजर जाएंगे, फिर किस बात की कमी होगी। नसीहत की इन अनमोल बातों को दुल्हन चुपचाप सुनती रही। इधर जंगल में बेहोशी की हालत में पड़ा भूत जब होश में आया तो उसने चारों तरफ देखा। चारों ओर सुनसान जंगल ही था। यह सब दुल्हन के चेहरे का जादू था। उधर दुल्हन का पति उस यौवन से मुंह मोड़कर परदेश की राह पर चल पड़ा। उसने एक पोटली में हीरे मोती बांध ली और जाते हुए वह उसी खेजड़ी के पेड़ के पास से गुजरा। भूत ने उसे तुरंत पहचान लिया। आदमी का रूप धरकर उससे राम राम किया और पूछा, भाई, अभी तो विवाह के मांगलिक धागे भी नहीं खुले, इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? सेठ के लड़के ने कहा, क्यों, मांगलिक धागे क्या परदेश में नहीं खुलते? भूत काफी देर तक उसके साथ चलता रहा। सारी बातें जान ली कि वह 5 साल के लिए परदेश में व्यापार करेगा। अगर यह मुहूर्त चूक गया तो अगले 7 साल तक ऐसा बढ़िया मुहूर्त हाथ नहीं लगेगा। सेठ के लड़के की बोलचाल और स्वभाव को गौर से देखने के बाद भूत ने अपनी राह ली। मन ही मन में सोचने लगा कि सेठ के लड़के का रूप धरकर सवेरे ही सेठ की हवेली पर पहुंचा जाए तो 5 साल तक कोई पूछने वाला नहीं है। यह तो उम्दा मौका है। फिर उसने एक पल की देर भी नहीं की। हूबहू सेठ के लड़के का रूप धरकर वह गांव की तरफ चल पड़ा। मन में खुशी की सीमा न थी। वह सीधा हवेली न जाकर पहले सेठ की दुकान पर पहुंचा। हिसाब किताब करते हुए सेठ ने बेटे को देखा, तब भी उसका मन नहीं माना। परदेश के लिए गया हुआ बेटा वापस कैसे आ सकता है? आज तक उसने कभी मेरी बात नहीं टाली। बापू के होठों पर आती हुई बात को बेटा बगैर कहे ही समझ गया। हाथ जोड़कर बोला, आप मेरी बात पहले सुन लें। व्यापार के लिए सलाह मशवरा करने के लिए ही मैं वापस आया हूं। अगर आपकी मर्जी नहीं होगी तो घर बगैर गए ही मैं वापस मुड़ जाऊंगा। रास्ते में समाधि लगाए हुए एक महात्मा के दर्शन हो गए थे। उनके सारे शरीर पर दीमक लगी हुई थी। मैंने सफाई की, दीमक हटाई, कुएं से पानी निकालकर उन्हें नहलाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया। तब महात्मा ने खुश होकर वरदान दिया कि सवेरे पलंग से नीचे उतरते ही मुझे रोजाना 5 मुहूर्त प्राप्त होंगे। परदेश जाने के विचार से वह वरदान खत्म हो जाएगा। अब आप जो आज्ञा दें
मैं वही करूंगा। सेठ खुशी खुशी उसकी बात मान गया। सेठ के साथ सेठानी भी बहुत खुश हुई। इकलौता बेटा आंखों के सामने रहेगा। दुल्हन को खुशी के साथ साथ आश्चर्य और गर्व भी हुआ कि भला यह रूप छोड़कर कौन परदेश जा सकता है। दुकान का हिसाब किताब और भोजन करने के बाद पति रात के समय हवेली में आकर सो गया। दुल्हन बिना किसी संकोच के उसके पास आकर बैठ गई। दुल्हन मुस्कुराती हुई बोली, मैं जानती थी कि तुम बीच राह से ही लौट आओगे। मेरे रोकने के बावजूद भी क्यों ना रुके? आखिर मेरी मनौती सच हुई ना? यह बात सुनते ही पति के मन में बवंडर सा उठा। इस पवित्र दूध में कीचड़ कैसे मिलाए? इसको छल से बढ़कर कोई पाप नहीं होगा। यह तो मुझे असली पति मानकर खुश हो रही है। सोचने लगा कि चेहरे से क्या होता है। अगर वह सच्चा पति होता तो व्यापार के लालच में औरत को छोड़कर क्यों जाता? क्या उसने इसीलिए हाथ थामा था कि ऐसे रूप को वह छोड़कर चला जाए? वह थोड़ा खिसक कर कहने लगा, दरअसल मैं तो कोई दूसरा आदमी हूं। इसके बाद उस भूत ने दुल्हन को सारी बात बताई कि उस खेजड़ी के पेड़ पर उसका ठिकाना है और उसके रूप को देखकर उसकी क्या हालत हुई थी, कैसे वह उसे देखकर बेहोश हुआ और कैसे वह वापस होश में आया। परदेश जाते हुए उसके पति के साथ क्या क्या बातें हुई और फिर उसका रूप धरकर वह इस हवेली में कैसे आया। सारी बातें विस्तार से बताईं। दुल्हन कठपुतली की तरह गुमसुम बैठी सारी बातें सुनती रही। क्या इसी बात को सुनने के लिए विधाता ने उसे कान दिए थे? उसकी कलाई को सहलाते हुए भूत आगे कहने लगा, माँ बाप को तो रोज 5 मोहरे चाहिए और दुकान की कमाई से मतलब है। असली बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, परंतु अगर तुम्हें ना बताया तो यह प्यार के मुंह पर कालिक पुतेगी। तुम्हें तड़पाकर मैं प्रेम का आनंद नहीं लेना चाहता। फिर भी उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा कि तुम्हारे प्रेम की वजह से मेरे हृदय का जहर अब अमृत में बदल गया। दुल्हन के दिमाग में एक लहर सी उठने लगी। वह सोचने लगी, मेरे जन्म के समय घर वालों को कोई खास खुशी नहीं हुई थी। लड़का होता तो अधिक खुश होते, और अब एक पति मिला तो वह भी व्यापार और हिसाब किताब में खोया रहता है। उसे ना तो बैलगाड़ी में मेरी बात समझ में आई और ना ही रानीवास में सुना। रानीवास और सेज छोड़कर अपने व्यापार के लिए चल पड़ा, वापस मुड़कर भी नहीं देखा। और आज इस भूत ने प्रेम की ऐसी रोशनी जगा दी जो आज तक मैंने नहीं देखी। 7 फेरे वाला पति जबरन रवाना हो गया तो उस पर वश नहीं चला। भूत वाली इस प्रीत के सामने भी उसका वश कहां चलता। जाने वाले को रोक ना सकी तो फिर रानीवास में आने वाले को कैसे रोके? पति ने तो उसे इस मझधार में छोड़ ही दिया था। भूत होते हुए भी इसने प्रीत जताई तो कैसे इनकार करें? अपनी सुध बुद्धि विसार कर भूत की गोद में लुढ़क गई। चुटकियों में दिन बीतने लगे। व्यापार खूब बढ़ा, लेन देन खूब बढ़ा। माँ बाप खुश थे। सारा इलाका सेठ के लड़के से बेहद खुश था। बस उसमें एक ही कमी थी कि सेठ के लड़के का पत्र आता तो वह फाड़कर फेंक देता, वापस कोई जवाब ना देता। इस आनंद और यश के बीच में देखते ही देखते 3 बरस बीत गए। भूत भी उस हवेली में रम गया था जैसे सेठ का सगा बेटा ही हो। बहू भी रानीवास के नशे में विभोर थी। इसी बीच बहू के गर्भवती होने की खुशखबरी सेठ को मिली। सेठ फूला ना समाया। दिन घोड़े की गति से बीतने लगे। 5 महीने बीते, 7 महीने पूरे हुए और फिर 9वां महीना भी चालू हो गया। बहू दिन भर रानीवास में सोई रहती और उसकी दासियां 8 पहर हाजिर रहती। इधर सेठ के असली बेटे का भी हाल सुनिए। वह परदेश में दौलत इकट्ठी कर रहा था। सोचता था बापू बेहद खुश होंगे। बीच बीच में आसपास के व्यापारी उससे मिलते रहते थे। उसे वहां पाकर वे बहुत ही आश्चर्यचकित होते। एक दफा एक व्यापारी ने पूछ ही लिया कि वह गांव से कब वापस आया। यह सुनकर उसे कम आश्चर्य नहीं हुआ। जवाब दिया कि उसने तो अभी तक गांव की तरफ मुंह भी नहीं किया। क्या वे पागल तो नहीं हो गए? व्यापारी जोर देकर कहने लगा और विस्तार से सारी बात बताई, परंतु उसे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। वह सोचता था कि यह सब लोग उसके व्यापार से जलते हैं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। परंतु एक दिन सवेरे सवेरे की बात है, एक भरोसेमंद पड़ोसी ने आकर उसे खबर दी कि बहू को बच्चा होने वाला है। सेठ का लड़का बोला, अगर ऐसी बात होती तो घर वाले मुझे जरूर खबर देते। मैंने 5-7 चिट्ठियां तो लिखी ही थी, परंतु एक का भी जवाब नहीं आया। पड़ोसी ने कहा, भले आदमी, जरा सोचो तो सही कि घर वाले खबर क्यों करते और किसको करते। उनका लड़का तो बीच राह से तीसरे दिन ही वापस आ गया था। एक महात्मा के दिए हुए मंत्र से
सेठ जी को रोजाना 5 मोहरे देता है। हवेली पर तो राम की मेहर है, रानीवास में घी के दिए जलते हैं। हाँ, अब मालूम हुआ कि आपकी शक्ल हूबहू सेठ के लड़के से मिलती है। विधाता का खेल है, खुद सेठ जी देखिए तो पहचान ना सके। अब बातचीत करने पर मालूम हुआ कि आपकी शक्ल तो जरूर मिलती है, परंतु आप कोई दूसरे हैं। भला मैं दूसरा कैसे हुआ? अब लगता है कि कल परसों ही जाना पड़ेगा। सेठ के लड़के ने अपना धंधा समेटा, मुनीम को सारा हिसाब किताब समझाया और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वही जेठ का महीना था, लू चल रही थी। रास्ते में उसने सोचा, क्या जाता है, कौन से पैसे लगते हैं, पके हुए निर्णयों में ढालूंगा। आंगन में औरतों का जमघट लगा हुआ था। सेठ सेठानी घबराए हुए मनोयोग रहे थे। भूत वाला पति ऊपर रानीवास के दरवाजे पर खड़ा था, एकदम उदास। बहू अपने कमरे में थी, जहां वह प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। असली पति बेहिचक आंगन में आ खड़ा हुआ, कंधे पर ढाल का अंगोछा लटक रहा था। माँ बाप के चरणों में शीश नवाकर प्रणाम किया। माँ बाप सोचने लगे, यह क्या माजरा है, हूबहू बेटे से शक्ल मिलती है, जरूर यह दौलत के नशे में कोई मायावी तो नहीं आ गया। आंगन में बैठी औरतें चिल्ला उठी, हाय दैया, एक ही शक्ल के 2 पति, कौन सच्चा कौन झूठा, ये कैसा तमाशा है। कोई इधर भागी, कोई उधर भागी। असली पति को जब पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है तो सुनी हुई खबर सच्ची निकली। ऐसा छल किसने किया, कैसे हो इसकी पहचान? अचानक ऊपर रानीवास के दरवाजे पर खड़े युवक पर उसकी नजर पड़ी। यह तो वास्तव में ही हूबहू उसका हमशक्ल है। मायावी के छल का कौन मुकाबला कर सकता है? बापू के मुंह की ओर देखता हुआ असली पति बोला, मैं 4 साल से दूर परदेश में था, फिर भी समझ में नहीं आता कि बहू गर्भवती कैसे हुई। तुम्हें तो कुछ अक्ल से काम लेना था। सेठ ने मन ही मन सारा हिसाब लगाया और बोला, तू है कौन? मेरा लड़का तो तीसरे ही दिन वापस आ गया था, तू जरूर कोई मायावी है। लड़का बोला, 4 साल तक बेशुमार कमाई की और तब परदेश से वापस आया हूं। इसमें माया रचने की कौन सी बात है? तुम्ही ने जबरदस्ती भेजा था। सेठ ने कहा, नहीं चाहिए मुझे तेरी कमाई। तू मुझे कमाई का लालच दिखाता है। जिस राह आया है उसी राह सीधे सीधे चलता बन, वरना तेरी खैर नहीं है। बापू का तो दिमाग फिर गया लगता है। उसने माँ के मुंह की ओर देखकर कहा, माँ, क्या तू भी अपनी कोख के बेटे को नहीं पहचानती? माँ इस सवाल का क्या जवाब देती? उसकी जुबान मानो तालू से चिपक गई हो। माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया तो बेटा भी असमंजस में पड़ गया। अचानक उसे ढाल वाली बात याद आ गई। कांपते हाथों से तुरंत अंगोछा खोला और बापू से कहने लगा, बहू को उस दिन के ढालहों की बात पूछो, वह सारा किस्सा बता देगी। सेठ को गुस्सा आया, बोला, पागल कहीं का, यह समय ढालहों की बात पूछने का है? बहू मौत से जूझ रही है और तुझे ढाल की पड़ी है। भार में जाए, तेरे ढालूंगा, हाथों से तोड़कर ढालूंगा। हो जाए यहां से, वरना इतने जूते पड़ेंगे कि गिनने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। बेटे ने कहा, बाप के जूतों की अब कोई परवाह नहीं, परंतु सचमुच मैंने उस दिन बैलगाड़ी में यही बात कही थी। हवेली से भागी हुई औरतों के जरिए यह बात हवा की तरह घर घर में फैल गई। देखते ही देखते सेठ की हवेली के सामने मेला सा लग गया। उधर बहू अपने कमरे में प्रसव पीड़ा से बेहाल हो रही थी। चारों तरफ खूब तमाशा होने लगा। अपनी हवेली के चारों ओर यह जमघट देखा तो सेठ की एड़ी से लेकर छोटी तक आग लग गई। कहने लगा, मेरे घर की बात है, मैं आप ही निपटा लूंगा। बस्ती वालों, तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? मैं कहता हूं कि बाद में आने वाला आदमी कोई कपटी है। मैं अपने नौकरों से धक्का देकर उसे निकलवा दूंगा। बेटा चिल्लाया, बापू, तुम यह क्या पागलपन करते हो? सूरज को तवा और तवे को सूरज बता रहे हो। तुम जैसे भी चाहो पूरी छानबीन कर लो। यह सरासर अन्याय हो रहा है। बस्ती वालों की भीड़ भी अब ढाल वाले पति का साथ देने लगी। उधर बहू के कमरे का दरवाजा खुला तो दाई ने आकर खबर दी कि बहू को लड़की हुई है। मौत की विकट घड़ी अब टल गई है। रानीवास के बाहर खड़े भूत वाले पति को अब जाकर होश आया। होश में आते ही उसे भनक पड़ी कि क्या माजरा चल रहा है, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। दूसरी तरफ बस्ती वालों की भीड़ अब ढालूंगा, सेठ जी, अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यह आदमी बड़बड़ कर कहता है कि बहू से ढाल वाली बात पूछो, तो इसमें हर्ज ही क्या है। कुछ औरतें बहू के कमरे में गईं और उससे ढालूंगा हुई बाहर आईं। उन्होंने कहा, ऐसी बातों में औरतें सच नहीं बोलती, हमें तो दूध में कुछ काला लगता है। आखिरकार फैसला यह हुआ कि दोनों को राजा के पास ले जाया जाए
और राजा ही इस बात का न्याय करेंगे। भीड़ उन्हें साथ ले जाने को तैयार हुई। रानी निवास के बाहर खड़े पति ने कहा, मुझे एक दफा बहू के कमरे में जाने दो। माँ बेटी की खैरियत कैसी है, जरा पूछ तो लूं। पर लोग नहीं माने। कहने लगे, फैसला होने के बाद सारी उम्र खैरियत पूछते रहना, इतनी जल्दी क्या है। दोनों पति बंधे हुए साथ साथ चल रहे थे। सेठ भी जूतियां फटकारते हुए उनके साथ जा रहा था। वह भूत तो महाबली था। न्याय करने वाले पंचों की गर्दन एक साथ मरोड़ सकता था, कई कर्तव्य दिखा सकता था, किसी के शरीर में घुसकर उसका सत्यानाश कर सकता था। परंतु 4 साल तक प्रेम की जिंदगी जीकर उसका मानस ही बदल गया था। भीड़ का बवंडर राजा के पास न्याय की खातिर तेजी से आगे बढ़ रहा था कि बीच राह में ही उन्हें भेड़े चराता हुआ एक गडरिया मिल गया। कहने लगा, इतने सारे लोग इकट्ठे होकर कहां जा रहे हैं। 2-3 बार समझाने पर उसे ठीक से समझ में आया कि आखिर माजरा क्या है। वह कहने लगा, इस अदने से काम की खातिर बेचारे राजा को क्यों तकलीफ देते हो। इस झमेले को तो मैं ही निपटा सकता हूं। लोगों ने सोचा कि अभी राज दरबार तो काफी दूर है, अगर इस गवार की अकल से ही काम निकल जाए तो क्या हर्ज है, वरना आगे तो जाना ही है। वे लोग मान गए। तब गडरिया ने बारी बारी से दोनों के चेहरे को देखा। बिल्कुल एक ही शक्ल, बाल जितना भी फर्क नहीं था। दोनों की रस्सियां खोलते हुए वह कहने लगा, भले आदमियों, इन्हें इस तरह बांधने की क्या जरूरत थी। इस भीड़ से बचकर यह कहां जाते। फिर मुखिया की तरफ देखकर पूछा, ये गूंगे बहरे तो नहीं है। मुखिया ने कहा, नहीं, ये तो बिल्कुल गूंगे बहरे नहीं है, बेधड़क बोलते हैं। रस्सी को समेटते हुए गडरिया कहने लगा, समझ गया समझ गया, बोलना जानते हैं पर साथ ही साथ झूठ बोलना भी सीख गए हैं। पर कोई बात नहीं, सच को बाहर निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गले में लाठी घुसेरकर हाथों में फंसा हुआ सच भी मैं बाहर निकाल लेता हूं। देर किस बात की है, बोलो, किसके गले में यह डंडा घुसेरे। जो पहले मुंह खोलेगा वह सच्चा होगा। वह भूतों के छलबल में तो उस्ताद था, पर इंसानों के कपट की उसे लेश मात्र भी जानकारी नहीं थी। इंसान की जुबान से निकली हुई हर बात को वह सही मानता था। सोचने लगा, उसके गले में यह डंडा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसे 7 डंडे भी घुसेर दो तो मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। वह तुरंत मुंह फाड़ ही नजर आया और सेठ के लड़के ने होठ भी नहीं खोले। मुंह फाड़ने वाले पति की पीठ ठोकते हुए गडरिया बोला, वाह रे पट्टे, तुझ जैसे सत्यवादी आदमी को इन मूर्खों ने इतना परेशान किया। मन ही मन में गडरिया समझ गया था कि जो आदमी इतनी बड़ी लाठी अपने मुंह में रखने को तैयार हो, वह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। अगले ही पल गडरिया बोला, अभी थोड़ी गुंजाइश बाकी है, मेरी एक और परीक्षा है। गडरिया की भेड़ें काफी दूर दूर अलग अलग चल रही थी और उनकी तरफ इशारा करते हुए गडरिया ने कहा, मैं 7 तालियां बजाऊं, तब तक इन सारी भेड़ों को घेर कर इस पेड़ के नीचे ले आओ। जो इकट्ठा कर दे वही सच्चा। गडरिया के कहते ही उस भूत ने बवंडर का रूप धरकर 5वीं ताली बजाने से पहले ही सारी भेड़ों को इकट्ठा कर दिया। इधर सेठ का लड़का मुंह लटकाकर खड़ा रह गया, वहां से हिला तक नहीं। गडरिया बोला, शाबाश, सच्चे पति के अलावा इतना जोश और इतनी ताकत भला किसमें हो सकती है। गडरिया अब पूरी तरह से समझ चुका था कि यह आदमी अवश्य ही कोई मायावी है। फिर गडरिया ने कहा, अब एक आखिरी परीक्षा और कर लो, उससे पहले थोड़ी प्यास बुझा लो। गडरिया ने अपनी पानी की बोतल निकाली और सारा पानी पी गया। फिर पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, 7 चुटकियों के साथ जो इस बोतल के अंदर घुस जाएगा वही असली पति होगा और रानीवास का मालिक होगा। असली भूत को बोतल के अंदर घुसने में कुछ भी वक्त नहीं लगा। ये कर्तव्य तो वह जन्मों से जानता था। भूत के बोतल में प्रवेश करते ही गडरिया ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया और ढक्कन से बोतल का मुंह बंद कर दिया। फिर उसे कसकर रस्सी से बांध दिया। पंचों की ओर देखते हुए वह बोला, लो, न्याय हो गया। कितना समय लगा न्याय करने में। मेरी पानी की बोतल तो जाएगी, पर न्याय करना मंजूर है। चलो, अब सब चलकर इस बोतल को नदी के हवाले कर दें। सेठ का लड़का खुशी से झूम उठा। विवाह से भी 1000 गुना अधिक आनंद उसे आज हो रहा था। खुशी से कांपते हुए उसने अपनी अंगूठी खोलकर गडरिया के सामने रख दी। गडरिया उसकी बात बिना कहे ही समझ गया, पर अंगूठी कबूल नहीं की। बोला, मैं कोई राजा नहीं हूं जो न्याय की कीमत वसूल करूं। मैंने तो अटका हुआ काम निकाल दिया और यह अंगूठी मेरे किस काम की।
ना तो मेरी उंगली में आती है और ना ही मेरे डंडे में। यह बेकार की वस्तुएं तुम अमीरों को शोभा देती है। अब कहीं जाकर भूत को गडरिया के इस न्याय का पता चला, पर अब हो ही क्या सकता था। बात काबू से बाहर हो चुकी थी। बोतल के भीतर से वह चिल्लाया, बापू मुझ पर दया कर, एक बार बाहर निकाल दे, जिंदगी भर तेरा गुलाम रहूंगा। पर भला अब भूत की बात कौन सुनता। उत्साह से सभी लोग नदी के किनारे पहुंचे और बोतल को ऊंची ऊंची लहरों में फेंक दिया। इसके बाद बस्ती के लोग, सेठ और सेठ का लड़का वापस अपने गांव लौट आए। हवेली में घुसते ही सेठ का लड़का सबसे पहले अपनी पत्नी के कमरे में गया और सारी कहानी उसे कह सुनाई। पत्नी पत्थर की मूर्ति की तरह गुमसुम सी सुनती रही। दिल की भड़ास निकालने के बाद पति ने कहा, पर तुम इस कदर परेशानी में क्यों पड़ गई। जन्म देने वाले माँ बाप भी जब नहीं पहचान सके तो तुम भला कैसे पहचानती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बोतल में घुसने के बाद वह भूत बहुत ही रोया। इस घटना के बाद पत्नी ने कभी वापस उस भूत का जिक्र तक नहीं किया। सेठ, सेठानी और उसका पति जो कहते वह करती। सास जो आज्ञा देती उसका पालन करती। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।